जी। लें जी, पहले हम स्टार्ट करें मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्यों ज़्यादा है, स्पेशली ये जो 7 अक्टूबर का जो इवेंट हुआ जिसमें हमास अटैक इसराइल, एयर लैंड सी, तीनों रास्तों से उन्होंने हिट किया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि दैट वाज अ सरप्राइज अटैक। बहुत सारे लोग जो मिडिल ईस्ट को समझते हैं या उसको स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये समझते हैं कि ये सरप्राइज अटैक नहीं था, दे कुड सी इट कमिंग। पिछले दिसंबर 2022 से जिस तरह से वहाँ पे एक कह लें कि यूनिटी गवर्नमेंट बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर सिक्योरिटी और मिस्टर इकोनॉमी बिन्यामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू। तो उस वक्त से छेड़छाड़ जारी थी। अल अक्सा मॉस्क, जो मस्जिदुल अक्सा के जो कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से हो रहा था, पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा था, 200 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया था 7 अक्टूबर तक, जिसमें से कोई 49 जो थे वो मासूम बच्चे थे। तो ये चीजें चल रही थी, प्रोवोकेशन चल रही थी वहां पे। जो गवर्नमेंट है वो राइट वालों की गवर्नमेंट है, हार्ड लाइनर्स की गवर्नमेंट है, लेकिन दे वर फेसिंग सीरियस क्राइसिस एट होम। और लोग जो थे वो निकले हुए थे सड़कों पे। वहां पे इनके खिलाफ करप्शन के केसेस भी थे। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो ये इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज करना चाहते थे और छेड़खानी कर रहे थे, और रिलीजियस सेंटिमेंट को इस तरह से ये प्रवोक कर ही रहे थे। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जी कि म्यूट मैं कहाँ से कर सकता हूँ। पार्टिसिपेंट्स, प्लीज म्यूट ही रहें आप लोग जो भी हैं। मेरे से यहाँ से नहीं हो पा रहा, शायद कोई सेटिंग मैं नहीं कर पाया पहले से। खैर, तो ये चल रहा था और ये होना ही था। कुछ चलें, ये एक हाइपोथेसिस है कि ये होना ही था। दैट वाज नॉट अनप्रोवोक्ड, दैट वाज नॉट सरप्राइज अटैक। तो ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये एक आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी उससे पहले भी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस तो 1948 से चली आ रही थी कि जब से पैलेस्टाइन, सॉरी, इसराइल का जो है क़याम अमल में लाया गया। और किसने इसको एक तरह से इस इशू को स्टार्ट किया, पैदा किया, वो वही कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस सारे के सारे रीजन को ऑटोमन एम्पायर से लिया था और अपने फ्रेंच मैंडेट और अपने ब्रिटिश मैंडेट के साथ इसको चला रहे थे। तो ये तो उस वक्त से चला आ रहा था। हम बहुत सारी चीज़ों को बेल्फोर डेक्लेरेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं या साइक्स पिकट एग्रीमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में हम एक ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि यूके, ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस, बोथ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स गेव बर्थ टू द इसराइल। ठीक है, जाहिर है उससे पहले को 20-25 साल पहले, यानी लेट 19th सेंचुरी में थियोडोर हेजलवुड की क़यादत में सेहूनी तहरीक तो चल रही थी ज़ायनिज़्म की। लेकिन उसको बड़ा मेजर पुश उस वक्त मिला जब जो सिक मैन ऑफ द यूरोप यानी ऑटमन एम्पायर के हिस्से बुखरे करने की बात हुई वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही। और जाहिर है उसके बाद तो फिर जिस तरह से डिफीटेड पार्टी को जिस तरह से उन्होंने तकसीम किया आपस में, वो सब आपके सामने है। तो सिग्निफिकेंस को अगर हम ट्रेस करें तो 100 साल से चली आ रही। अगर थोड़ा नज़दीक आए तो फिर इसराइल के क़याम से 1948 से चली आ रही, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ इस पूरे रीजन में, जियोपॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली। ठीक है, और रीसेंट जो एपिसोड है 7 अक्टूबर की, उसने तो फिर इसको एक तरह से दोबारा से जिंदा कर दिया। वो इशू जो ऑलमोस्ट डेड था, वो इशू जो ऑलमोस्ट इग्नोर्ड था, और अरब लोगों ने सोच लिया था कि बाय इग्नोरिंग पैलेस्टीनियंस वी कैन कल्टीवेट आवर रिलेशनशिप विद इसराइल। टेक्नोलॉजी की बातें हो रही थी, इकोनॉमी की बातें हो रही थी, रेवेन्यूज को डाइवर्सिफाई करने की बातें हो रही थी। ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म की बात हो रही थी, स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात हो रही थी, और डेजर्ट में जिस तरह से ये गार्डन बनाने के चक्कर में थे बाय यूजिंग इसराइली टेक्नोलॉजी एंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। लेकिन इस अटैक ने एक तरह से बता दिया कि यू कैन नॉट एस्टैब्लिश परपेचुअल पीस विदाउट कंसिडरिंग
पैलेस्टीनियंस ऑन द बोर्ड, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, फिर यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों में अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए। अब अब्राहमिक अकॉर्ड या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे होने वाले अकॉर्ड्स में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जस्ट टू गिव अ सेंस ऑफ कि जी वी ऑल आर फ्रॉम द अब्राहमिक रिलीजन, जुडियो क्रिश्चियन मुस्लिम ट्रेडिशंस, तो ये क्या है कि एक तरह से उसको ना लेजिटिमाइज रिलीजनाइज करने की कोशिश की गई, ये सारे के सारे को। लेकिन अगेन वो एपिसोड गई, अब दूसरे एपिसोड में इसराइल और सऊदी अरेबिया फोर फ्रंट पे थे, आगे जा रहे थे, और इस एक इवेंट ने बहुत कुछ दे दिया। अब इस चीज़ को समझने के लिए स्पेशली जो आप लोग स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स भी और जो वेटरन्स भी हैं, सबके लिए यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आईआर में या करंट अफेयर में अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, और वही हम अभी देखने जाएंगे कि किस तरह से हमने इसको समझना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो खैर मैं वीडियो ये ऑफ ही कर लूँ। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट हैज बीन हेट्रोजेनियस रीजन, ठीक है, वो होमोजेनस नहीं है किसी तरह से भी। ये अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसको हेट्रोजेनस बनाती हैं, कि चीज़ें एक सी नहीं हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ों से मुराद अगर हम लें तो हम ये कहेंगे कि बहुत सारी फोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने मैप है। अगर हम ओवरऑल मिडिल ईस्ट को देखें तो जनरली तो मिडिल ईस्ट जो समझा जाता है वो रेड सी और पर्शियन गल्फ के दरमियानी इलाकों को मिडिल ईस्ट जनरली कहा जाता है। लेकिन जब हम जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो हम कंक्रीट टर्म्स में इस तरह से चीज़ों को मैकेनिस्टिक वे में काटते नहीं हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सेंस हमें जो बताती है कि चीज़ें सरायत करती हैं, चीज़ें ट्रैवल करती हैं, इंसुलेट करती हैं, नज़दीक वाले रीजन से आपके रीजन में आती हैं, आपके रीजन से दूसरे रीजन की तरफ चलती हैं। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमें हमें दिखाई देगा इजिप्ट, जिसको अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए, जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये नॉर्थ अफ्रीका में आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे टर्की भी दिखाई देता है, जिसको जनरली हम अरब वर्ड से एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे ईरान भी दिखाई देता है। अब ये वाले इलाके जो जो नॉर्थ अफ्रीका है, यहाँ पे ये आ गया टर्की, जो कि एक इंसुलेटर स्टेट है बिटवीन एशिया एंड द यूरोप। और फिर यहाँ पे अगर हम ये देखें ईरान, ये टिपिकल मेन अरब हार्टलैंड में नहीं आते, लेकिन इनका रोल अगर हम देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इनका कितना बड़ा रोल है इस सारे क्राइसिस में, या पीस या कॉन्फ्लिक्ट में, दोनों सूरतों में हमें दिखाई देता है। लेकिन चूंकि आज हमने जियो पॉलिटिक्स पढ़नी है कि इस रीजन में क्या कुछ चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स से मुराद मेरी ये है कि जियोग्राफिक फीचर्स को आप किस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं, अपनी लोकेशन को, अपनी डेमोग्राफी को, ठीक है। अब पास से गुजरने वाले जो वाटरवेज हैं, या आपके यहाँ से गुजरने वाले जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, यानी ओवरऑल जियोग्राफिक लोकेशन, फिर टेरेन, ह्यूमन टोपोग्राफी के लोग किस तरफ मूव करते हैं, कौन से कबाइल हैं, कौन से बॉर्डर्स पे कौन रहता है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, किस किस्म का है, एथनिक है, रिलीजियस है। तो जियोग्राफी फिर किस तरह से आपको हेल्प करती है। तो हम मिडल ईस्ट एंड द पेरिफेरीज को देखने जा रहे हैं, और एक कंप्लीट एनालिसिस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए यही नहीं है कि हमने सिर्फ अरब वर्ल्ड को स्टडी करना है, हमने एज अ होल उस रीजन को भी देखना है, वहाँ पे चलने वाली आइडियोलॉजीज, वहाँ पे चलने वाले सिस्टम्स, फिर रीजनल फोर्सेस जिनका वहाँ पे इंटरवेंशन है, फिर ग्लोबल फोर्सेस जिनकी वहाँ पे इंटरवेंशन है, उनको भी हमने लेना है, कंसिडर करना है। क्योंकि ये सारी फोर्सेस मिलके एक ओवरऑल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बनाती हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम देखने जा रहे हैं, हम बार बार इस तरफ आएंगे, इनकी तरफ, अपना, सॉरी, बार बार मैप की तरफ आएंगे।
तो इसलिए तवज्जो रखिएगा जी। अच्छा, जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की एज अ रीजन, तो फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं एक रीजन की, तो उसमें बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, उसमें बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। उसमें पता चलता है कि कौन से लेवल पे आप देखना चाह रहे हैं, आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे देखना चाह रहे हैं, ज्योग्राफिक लेवल पे देखना चाह रहे हैं, सॉरी, ज्योग्राफिक लेवल पे देखना चाह रहे हैं, या उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाह रहे हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पे देखना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लेवल्स हैं हमारे यहाँ। जिस तरह से अभी हम पाकिस्तानी जो हैं, वी आर इमोशनल बीइंग, हम मिडल ईस्ट को देखते हैं जज्बातियत और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। हम इसको ज्यूज मुस्लिम, या हम इसको शिया इस्लाम सुन्नी इस्लाम के दरमियान देखते हैं, बिटवीन इस्लाम, सऊदी अरेबिया ईरान की अगर हम बात करें। समटाइम इसको अगर हम क्रिश्चियन वेस्ट और मुस्लिम लैंड्स के दरमियान का इशू भी समझते हैं, तो हम थोड़े से जज्बाती हैं और हम यहाँ पे इमोशनल लेंस के साथ या मॉरल लेंस के साथ यहाँ पे चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। कब? जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में या पॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी इशू को देखते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें देखने की होती हैं, चाहे कश्मीर का इशू, अफगानिस्तान का इशू, पैलेस्टाइन का इशू हो। उस इशू में सबसे पहले तो ये आपने डिटरमिन करना है कि उस इशू की नेचर क्या है एक्चुअली। वो पॉलिटिकल है, वो रिलीजियस है, वो एथनिक है, वो लैंड का इशू है, वो आइडियोलॉजी का इशू है, वो ह्यूमैनिटेरियन इशू है, वो इकोनॉमिक इशू है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात हो रही है, या किस टाइप का इशू है। पहले तो आपने टाइप डिटरमिन करनी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब टाइप आप डिटरमिन कर लेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको एक्टर्स का भी पता चलेगा। अगर रिलीजियस हुआ तो फिर एक्टर्स रिलीजियस होंगे, इकोनॉमिक हुआ तो इकोनॉमिक होंगे, ठीक है। अच्छा, जब आपने एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर जनाब आप देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि उनके स्टांसेस क्या हैं, जिनकी वजह से वो इशू पैदा हुआ है। अब अगर आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपने उन स्टांसेस को ट्वीक करना है, उस स्टांसेस में चेंज लेके आना है, ताकि ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए, पीस की तरफ चला जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो नेचर, एक्टर्स और स्टांस, ये तीन चीजें होती हैं किसी भी इशू को समझने और सॉल्व करने के लिए जरूरी, ठीक है। तो ये आपने लिख भी लिया होगा और अब रिकॉर्ड भी एक तरह से हो रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो मैंने बात की उसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अक्टूबर 7 को ये वाला वाकया हुआ जिसमें हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, एक मिनट में जरा ये देखूं कि मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा। हमास ने, चले हम इसके बगैर ही चलते हैं। हमास ने अटैक किया इसराइल पे। हम इसको हाइपोथेसाइज करते हैं, हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन आ भी रही है वो रिलायबल नहीं है। कुछ पैलेस्टीनियन सोर्सेज से आ रही हैं, कुछ इजरायली सोर्सेज से आ रही हैं, इवन वेस्टर्न इजरायली सोर्सेज ऑलमोस्ट वो सेम ही एक ही तरह से आ रही हैं। अच्छा, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, तो देन वी कैन हाइपोथेसाइज। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ईरान इज बिहाइंड दिस ऑल, क्योंकि हिस्टोरिकली ईरान हमास को सपोर्ट करता रहा है पिछले अगर 20-25 साल को हम देखें। बनी तो हमास 87 में थी, लेकिन एक्टिवली ईरान जो है पिछले कोई 20-25 साल से सपोर्ट कर रहा। तो कोई 1500 रॉकेट हैं या 5000 रॉकेट्स हैं, इस पे भी हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मान लें कि ईरान इसके पीछे है, 1500 रॉकेट मिनिमम है, तो वो फिर ईरान से किस तरह से शिप होके थ्रू लैंड ईरान, सीरिया, और सीरिया से फिर इसी तरह से गजा तक अगर आते हैं, या थ्रू इजिप्ट आते हैं, मान लिया लैंड रूट के थ्रू अगर आए, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने बड़े नंबर के जो रॉकेट्स हैं वो अनडिटेक्टेड पहुंच गए, वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब स्टेट ऑफ द आर्ट, क्लेम टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट कह लें टेक्नोलॉजी, चाहे इसराइल की हो या कह लें इसराइल को दी गई यूएस की तरफ से, तो कैसे अनडिटेक्टेड चलेगा।
अच्छा, अगेन दूसरा जो हाइपोथेसिस है कि जी रशिया was behind this all to divert the attention from Ukrainian issue to another one, ठीक है, and give a tough time to the West in the Middle East, ठीक है, जो कि ऑयल हब भी है, एनर्जी हब भी है, और प्लस उसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। चलें, ये भी देख लिया हमने। अब यहाँ पे ये देखने की ये जरूरत है कि अगर रशिया ने भेजा है तो उसने सीज के थ्रू भेजा होगा, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन के थ्रू, सीरिया वाली साइड से, या सीधा गजा स्ट्रिप में भेजेंगे। तो ये जो मिजल्स हैं, अगर हाइपोथेसाइज करें कि रशिया ने भेजे हैं, तो ये भी किस तरह से अनडिटेक्टेड गया। तीसरा हाइपोथेसिस हमारे पास ये है कि यस इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर। Yes, Israel has a history of intelligence failure, like in the case of 1973, when Egypt and Syria launched a very massive attack on Israel, ठीक है, और अटैक हुआ, वो भी एक इंटेलिजेंस फेलियर था। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि यूएस से, जो इसराइल के साथ बहुत कुछ शेयर करता है, ऑलमोस्ट कोई $4.25 बिलियन की वो उसको एड देता है हर साल, जिसमें से $3 बिलियन की तो ये मिलिट्री एड ही, एक तरह से एड एंड सपोर्ट कह लें। तो कैसे मुमकिन है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हो जब आपस में आप इस हद तक इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि हमारे पास एविडेंस नहीं कि हाउ फ्रीक्वेंटली यूएस से शेयर्स इंटेलिजेंस विद द इजराइल। तो हमारे पास अगेन इस हाइपोथेसिस में भी बहुत सारी चीजें हैं, कंटेस्टेड हैं, जिसपे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम हमास की तरफ जाएं कि हमास डायरेक्टली इन्वॉल्व थी एंड इट वाज परफेक्टली हमास डिसीजन टू अटैक इसराइल, अगर हम मान लें, तो फिर हमास ने इतने बड़े पैमाने पे अटैक की तैयारी को 6 महीने, मिनिमम 6 महीने पहले की गई होगी, टू स्कटल द डील बिटवीन इसराइल एंड सऊदी अरेबिया। तो फिर बड़ा सादा सा सवाल है कि उसको सऊदीया पे, एक वीक कंट्री पे अटैक करना चाहिए था टू स्कटल द डील। उन्होंने इसराइल पे अटैक क्यों किया? कि जी उसको अटैक करके इरेशनली एक डिसप्रपोर्शनेट, आप जो है वेंजियंस बेस्ड जो है रिस्पॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पता भी है कि इसराइल के बैकर्स कौन है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। एक हाइपोथेसिस जिसकी तरफ ज्यादा तवज्जो जाती है, मैं आपको कंक्रीट क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं कह रहा माय डियर, होता यह है कि सोशल साइंसेज में आप प्रोबेबिलिटीज के साथ जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि विच probability is most convincing with evidence, with empirical evidence, to have faith and believe in your understanding. अब अगर हम ये कहें कि हमास ने in order to stay relevant in the system and in order to glorify and signify the Palestinian issue, उन्होंने अटैक किया, एक प्लस उन्होंने गजा वाली साइड से अटैक किया ताकि इसराइली डिफेंस फोर्स अटैक करे गजा वाली साइड पे, एंड देयर विल बी एन विंडो ऑफ ओपनिंग के जी बैक साइड से, वेस्ट बैंक वाली साइड से उस पर अटैक कर दिया जाए, या सीरिया वाली साइड से अटैक कर दिया जाए, हिजबुल्ला उसको लीड करती, तो एक टू फ्रंट वॉर, और फिर सीरिया की तरफ से या ईरान भी, चले मान लिया कि ये वाली बात हो सकती थी। लेकिन ये इसमें भी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वो जो बैक साइड से अटैक था, दैट वाज फेल्ड, दे कुड नॉट अट्रैक्ट दैट इवेंचुअलिटी, ऑल बिकॉज ऑफ यूएस वॉरशिप्स एंड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्योंकि यूएस ने फौरन ही कह दिया था कि इस अपॉर्चुनिटी से कोई दूसरी फोर्स फायदा ना उठाए। लाइक वो इशारा था ईरान की तरफ, वो इशारा था हिजबुल्ला की तरफ, और हमने देखा कि हिजबुल्ला के लीडर ने अभी 4 दिन पहले स्पीच दी है, दैट वाज लॉन्ग अवेटेड। 20-25 दिन के बाद उन्होंने अगर स्पीच दी है, तो हमें कुछ ना कुछ चीजें समझ में आती हैं। और फिर जिस तरह से उन्होंने खुद को डिस्टेंट किया है कि इट इज प्योर activity by Hamas, by the Palestinians, but we have nothing to do, even it was surprise for us as well, तो उन्होंने ये क्लियर कट ये बात की। अच्छा, तो ईरान, हिजबुल्ला, रशिया, ये वाली जो बात है हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती थी, लेकिन दैट वाज नॉट अचीव्ड, ऑल बिकॉज ऑफ द यूएस कैरियर एंड यूएस वॉरशिप्स नियर बाय, जो कि पहले दिन से चल पड़े थे और यहाँ पे पहुंच गए थे। अब यहाँ पे ये देखें, 5 हाइपोथेसिस 6 हाइपोथेसिस की हमने बात की, और अब आप ये देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इसमें एक्टर्स इन्वॉल्व हैं।
भाई ईरान स्टेट, रशिया स्टेट, अच्छा ईरान इस रीजन का नहीं, रशिया इस रीजन का नहीं, ग्रेट पावर, यूएस इस रीजन का नहीं, ग्लोबल पावर, लेवल चेंज हो गया। अच्छा जी, ईरान क्यों हम सपोर्ट करेगा हमास को? आइडियोलॉजी आ गई, इस्लाम, ठीक है। अच्छा, हमास क्यों कर रहा है? बिकॉज दे सीम टू बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ गजा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखें, आइडियोलॉजी भी आ गई और लेवल भी आ गया, ठीक है। फिर इसमें एक पूरी हिस्ट्री भी आ गई हमारे पास। तो किसी एक इशू की कम्प्लेक्सिटी को डीमिस्टिफाई करने के लिए और प्लस उसकी उसकी जो इंटायरिटी है उसको समझने के लिए हमें सारे पॉसिबल वेरिएबल्स, सारे पॉसिबल एक्टर्स और लाइकली जो उनके स्टांसेस हैं उनको कंसिडर करने की जरूरत होती है फॉर बेटर पॉलिटिकल एनालिसिस। अदरवाइज क्या होता है कि आप एक हाफ या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो आपका एनालिसिस होता है या वो डिस्टॉर्शन की तरफ चला जाता है सब्जेक्टिवली। जैसे अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे इट वाज बिटवीन ज्यूज एंड द मुस्लिम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जी मुस्लिम्स ने अटैक किया, ज्यूज को मार दिया वगैरह वगैरह, इस तरह की बात होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं टू सम एक्सटेंट तो आप देखेंगे लाइकलीहुड के किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे आके एटलीस्ट आपको अंदाजा हो गया इस एक एग्जांपल के साथ, इन इन 5-6 हाइपोथेसिस के साथ, ठीक है, कि चीजें किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबल वेरिएबल्स, ऑल द पॉसिबल एक्टर्स एंड ऑल द पॉसिबल इंटरेस्ट्स ऑफ ग्रुप्स, ऑफ स्टेट्स एंड अदर इंडिविजुअल एज वेल, ठीक है। तो आप ये यहाँ भी ये देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, मिडल ईस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज हेट्रोजेनियस या हेट्रोजेनस रीजन। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से हेट्रोजेनस है। अगर हम इसमें इन 16 कंट्रीज को कंसिडर करें, मैं ज़रा फिर से इसको चलाने की कोशिश करता हूँ कि शायद ये मेरा कलम ये चल जाए और हम एक बेहतर वे में मैं कुछ ड्रॉ भी करना चाहूँगा फॉर यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखते हैं कि ये हमारा ये चलता है। मेरा चल रहा था थोड़ी देर पहले, अब पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। खैर आगे चलते हैं। अगर हम टॉप पे देखें, बहरीन हमें दिखाई देता है, एक छोटा सा कंट्री, गल्फ कंट्री कह लें। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट है। बहरीन में शिया मुस्लिम ज्यादा हैं, सुन्नी मुस्लिम्स कम हैं, लेकिन वहाँ पे हुकूमत है सुन्नियों की, सुन्नी मुस्लिम्स की। सेक्टेरियन फैक्टर जहन में रखिएगा। इजिप्ट की अगर हम बात करें, इजिप्ट का पास देखें तो इजिप्ट वाज द लीडर ऑफ द मेन अरब हार्टलैंड। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इजिप्शियन पावर हैज बीन इरोडेड। एक वक्त में जमाल अब्दुल नासिर की क़यादत में इजिप्ट वाज द लीडर, लेकिन अब इजिप्ट जो है एक सेकेंडरी स्टेट होकर रह गई है। बट इजिप्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ यूएस एड। और उसकी कब स्टार्ट हुई? जब इन्होंने 19 लेट 70s में इसराइल के साथ ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इन्होंने इस्टेब्लिश किए, तो उसके बाद से एक तरह से इनाम मिलना शुरू हो गया। तो ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए उसमें इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एड फ्रॉम द यूएस एंड इसराइल ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि उनके सामने इजिप्ट का मॉडल था, ठीक है। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान की हिस्ट्री जो है 79 से पहले प्रो वेस्ट है, ऑयल रिच एनर्जी रिच रीजन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन कमाल की है, ठीक है। पर्शियन गल्फ और देन हम स्ट्रेट ऑफ हरमूज की अगर हम बात करें। लेकिन ईरान अगेन 79 के बाद टुडेज ईरान इज रिविजनिस्ट, टुडेज ईरान इज sort of expansionist and most powerful in the region after 9/11। क्योंकि एक तरफ उनके सद्दाम उनके दुश्मन थे, थैंक्स टू यूएस वो गिरा दिया। एक तरफ जो थे उनके आइडियोलॉजिकल दुश्मन तालिबान अफगानिस्तान में, वो भी गिर गया, तो ईरान इमर्ज्ड एज पावरफुल। और हमने देखा कि पिछले 15-20 सालों में ईरान ने किस तरह से बियॉन्ड ईरान अपनी रीच को अच्छा किया है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया है विद देयर प्रॉक्सीज, ठीक है। टुडेज ईरान कैन बी सीन इन बहरीन, इन गजा हमास की शक्ल में, इन हम कहेंगे सीरिया बशार अल असद की शक्ल में, इन लेबनान हिजबुल्लाह की शक्ल में,
और इराक में भी प्रो कह लें कि जो गवर्नमेंट है इनकी, तो दे आर द मोस्ट पावरफुल। मीनवाइल इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक वगैरह वो हिस्ट्री हो गए, दे आर नो मोर मिलिट्री पावर्स, ईरान इज द मिलिट्री पावर एंड द पावर। इराक को देखें, इराक भी एक तरह से तबाह हाल कंट्री है सिंस 2003। इसराइल की बात करें तो इसराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी, बट दिस डजंट मीन कि इसराइल शुड बी गिवन लाइसेंस टू किल द पीपल, ठीक है। तो इसराइल डेमोक्रेसी है, पावरफुल मिलिट्री है, ठीक है, प्रो वेस्ट है, एंड इसराइल इज द पुलिसमैन इन द रीजन फॉर द यूएस इंटरेस्ट। दैट इज द रीजन कि जी सिंस 1967 Israel is taking care of US interests। वो जो हम कहते हैं ना, why does USA support Israel, तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट, ठीक है। वहां APEC की लॉबिंग होगी, ज्यूज होंगे, लेकिन याद रखें व्हेन देयर इज नो इंटरेस्ट या नो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, लॉबिंग काम नहीं करती। लॉबिंग काम तभी करती व्हेन देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। इसराइल, जॉर्डन की अगर हम बात करें तो जॉर्डन एक ओपन सा कंट्री है, ओपन इन अ सेंस के, ओपन इन अ सेंस के प्रो वेस्ट है। जॉर्डन डज नॉट टेक एनी साइड ऑफ ईरान, ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑफ यूएस या ऑफ एनीवन। लेकिन उस पर भी बोझ है सीरियन रेफ्यूजीज का, उसकी इकॉनमी भी कोलैप्स की तरफ जा रही। कुवैत, छोटा सा सिटी स्टेट, ऑयल रिच, एनर्जी रिच। लेबनान, लेबनान इज अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, शिया एंड सुन्नी कंट्री, ठीक है। वहाँ उसकी गवर्नमेंट की कंपोजिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोजिशन देखें, फोर्सेस की कंपोजिशन देखें, तो लेबनान जो है वो लेबनान के बारे में मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक एक दोस्त के साथ सिटिंग थी, और वो लेबनान में ही थे, फॉरेन सर्विस के थे, चीफ ऑफ मिशन थे वहाँ पे। तो बकौल उनके वो कहते हैं कि लेबनान में कहा जाता है कि लेबनीज आर्मी इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द कंट्री, क्योंकि पहले नंबर पे हिजबुल्ला है वहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और क्रिश्चियन लॉर्ड की जो आर्मी है, और फिर लेबनीज आर्मी आती। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह का वो मिक्सचर है। देन अमान, अमान अगर इंडियन ओशियन की तरफ देखें तो ये पहला कंट्री है, इस तरफ हमें दिखाई देता है, सऊदीया के साथ अटैच होता है, और इस तरफ अमान हिस्टोरिकली निगोशिएटिंग रोल प्ले करता रहा बिटवीन ईरान एंड इसराइल, बिटवीन ईरान एंड यूएसए, एंड समटाइम बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। लेकिन पिछले 5-6 सालों में ओमान ये वाला रोल खो चुका है, यूएई ने ये रोल ले लिया था। यूएई जो है एस्पायरेंट है टू लीड दिस रीजन, हमें नजर नहीं आता, बट यूएई इज वेरी पावरफुल एंड कॉलिंग शॉट्स, पीछे रह के भी नजर आता है। लेकिन एक्चुअली यूएई यहाँ पे एस्पायरेंट है। तो ओमान के हाथ से वो चीज़ें चली गई, जो इसकी सॉफ्ट पावर थी, दुनिया इनकी तरफ देखती थी, और ये किसी की साइड नहीं लेते थे, ना शिया, ना सुन्नी, ना प्रो वेस्ट, ना एंटी वेस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन दे प्लेड वेरी गुड रोल। अगर पैलेस्टाइन की बात करें तो पैलेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज गजा स्ट्रिप, जहाँ पे ये सारा कुछ तो खून हो रहा है, और दूसरा वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या पीएलओ की गवर्नमेंट है, and it is under the occupation of Israel, actually occupation of Israel। अच्छा, तो पैलेस्टाइन की तरफ हम आएंगे। कतर की बात की जाए तो कतर अगेन एक ऐसा कंट्री है दैट हैज वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईरान, बट बियॉन्ड द सेल्फिस्ट सऊदी अरेबिया। अभी तो सऊदीया भी सेल्फिस्ट नहीं रहा, सेल्फी इस्लाम वाला। कतर एक ओपन सा रहा है, और इवन कतर और यूएई के दरमियान भी एक टसल अब चल रही है फॉर देयर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। कतर ने ऐसे $300 बिलियन का वो नहीं किया, फीफा वर्ल्ड कप नहीं करवाया, स्पेंडिंग की, ताकि वो भी दुबई की तरह एक तरह से वो हब बन सके, जिस तरह से दुबई इंटरनेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स बना, इकोनॉमिक हब। कतर भी एस्पायरेंट है इस रीजन में। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया हैज़ बीन प्रो वेस्ट, लेकिन पिछले 1-2 सालों 3 सालों में हमें लगता है कि सऊदी अरेबिया अब डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी, अपने डोमेस्टिक कह लें सोशल ऑर्डर को भी, और प्लस सऊदी अरेबिया जो है अब अपने जो इकोनॉमिक जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको भी दोबारा से वो कर रहा है, रिविजिट कर रहा है।
और अभी आपने देखा होगा कि जब से यूक्रेन रशिया की वॉर आई है तो सऊदी अरेबिया और यूएस के दरमियान डिस्पाइट सऊदी रिक्वेस्ट और डिस्पाइट यूएस रिक्वेस्ट सऊदीया और उनके दरमियान कोई चीज़ें उस तरह से सेटल नहीं हुई, ठीक है। और अब सऊदीया ने कहा कि ठीक है, अगर हम आप चाहते हैं कि हम चाइना के ऑर्बिट में ना जाएं, ईरान की तरफ ना जाएं, तो ठीक है, हमें नेटो लाइक सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दी जाएं, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जाए और हमें डिफेंस सिस्टम दिए जाएं, जो कि बहुत बड़ी बात है अपनी इसी उसमें डिमांड में देखा जाए तो। ये इसके बाद अगर हम देखें सीरिया आ जाते हैं। सीरिया हिस्टोरिकली एक सेक्युलर कंट्री रहा है। बशार अल असद के बड़े यानी उनके वालिद साहब जो थे वो भी प्रो सोवियत रहे हैं, बशार अल असद भी प्रो रशिया है। और उसकी एक वजह यह भी है कि रशिया वांट्स टू रिटेन देयर ओनली नेवल बेस इन दिस रीजन, जो कि मेडिटेरेनियन में है, सीरियन लैंड पे है, टार्टस, ठीक है जी। उस नेवल बेस का नाम है और सीरिया को इसीलिए रशिया सपोर्ट करता है। और बशार अल असद अगर आज गवर्नमेंट में है तो थैंक्स टू रशिया फर्स्ट, और 70-80% एंड देन 20-30% हिजबुल्लाह एंड ईरान, कि जी बशार अल असद रिटेन्ड हिज रूल इन सीरिया। अदरवाइज 2014 दाइश से लेके अभी तक बशार अल असद वुड हैव बिकम हिस्ट्री, क्योंकि अरब हार्टलैंड ये समझती है कि सीरिया इज द ओनली कंट्री विच इज लॉयल टू ईरान, ठीक है, एंड जो कि नहीं होना चाहिए बकौल उनके। इसलिए सीरिया के साथ और कतर के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ अरसे से, और वो कतर तो आपने फॉलो किया होगा। टर्की, अब टर्की और ईरान ये दोनों ऐसे कंट्रीज हैं, दोज हु आर नॉट अरब कंट्रीज बट बोथ हैव द हिस्ट्री ऑफ रूलिंग दिस रीजन। ऑटमन कह लें कि रीजन ऑटमन टर्की और पर्शिया ईरान, तो both have the history of being the superpower and being the dominant power in the region, and they still want to dominate the region, ठीक है। और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब इजिप्ट कमजोर है, सब इराक कमजोर है, सऊदीया कमजोर है, and these non-Arab peripheral states like Iraq and Turkey, they want to dominate this region, क्योंकि इस टर्की को पता है कि वो यूरोपियन यूनियन में शायद ना जा पाएंगे, तो being Muslim and having their character, Muslim character, they can lead the Muslim world, and ठीक है, and they can use this bargain with the Europe, क्योंकि टर्की को अपनी जियोग्राफिक लोकेशन का बहुत अच्छे से पता है, एंड दे यूज दिस जियोग्राफिक रीजन टू द ऑप्टिमम लेवल। फिर यूएई की अगर हम बात करें, मैंने जैसे पहले बताया कि यूएई इज द एस्पायरेंट ऑफ द लीडरशिप इन द रीजन, तो वो भी है। वो यूएई अब शायद कोल्ड एक तरह की कह लें कंपटीशन चल रहा है, कतर के साथ भी और सऊदीया के साथ भी ये चलेगा, ठीक है। बाकियों के साथ तो फिर बात की बात है, इवन विद इन द हार्टलैंड, सुन्नी अरब हार्टलैंड। यमन की अगर हम बात करें, यमन इस रीजन का अफगानिस्तान है, पुअरेस्ट, इंटरनली पोलराइज्ड, गवर्नेंस के इश्यूज, internally dismembered, bruised and broken society। तो यमन इस रीजन का पूरेस्ट कंट्री है और विद ऑल इट्स characteristics as Afghanistan for the Saudi Arabia। यमन टू सऊदी अरेबिया इज व्हाट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। अगर हम ये मुवाजना करें तो ये गलत नहीं होगा। देयर आर मल्टीपल रीजन टू बिलीव इन दिस एनालॉजी। अच्छा, ये आ गए इस रीजन के कंट्रीज जिनकी मैंने थोड़ी डाइवर्सिटी आपको बताई। ये जो सारा रीजन है, इट इज बेस्ड ऑन या इट वाज डिवाइडेड बाय अदर्स आर्टिफिशियली, ठीक है। फ्रांस ने और ब्रिटेन ने इस रीजन की बहुत सारी लाइनें खींची हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाली लाइनें इन लाइनों से डिफरेंट हैं जो बाकी जगहों पे इन्होंने खींची, क्योंकि बाकी जगहों पे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खड़ी हुई उनके खिलाफ और उनको वहां से भागना पड़ा, और फिर वहां के इंटरनल जो डायनामिक्स थे उन्होंने कंट्रीज को डिवाइड किया, जाहिर इंटरनल डायनामिक्स थे। यहाँ पे तो ये जैसे मैंने साइक्स पिकोट एग्रीमेंट की बात की, मिस्टर साइक्स जो थे
he was British foreign secretary और मिस्टर पिकॉट was फ्रेंच सेक्रेटरी। तो ये दोनों के नाम से एग्रीमेंट हुआ 1916 में, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि जी हु वुड कंट्रोल विच टेरिटरीज, या कौन कौन सी टेरिटरीज। तो ये जो जितने भी इलाके हैं, ये जो सऊदी अरेबिया से ऊपर ये जो नॉर्दर्न साइड एक तरह से आ जाती है, तो ये सारे के सारे लिवांत इन्हीं के पास था। तो इन्होंने ये डिसाइड किए हुए। फिर बेल्फोर डेक्लेरेशन आता है 1917, वेयर इन ब्रिटिश क्राउन गेव अ फ्री हैंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल। ठीक है, कि हम सपोर्ट करते हैं आपके। ये बेल्फोर डेक्लेरेशन 68 वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्लियरली ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राज्य ने कहा कि जनाब हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज दे वर गोइंग टू बिकम द विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, और इस तरह से ये हुआ। अच्छा, इसी में रशिया भी समवट शरीक है, क्योंकि रशिया भी आगे जाके टर्की को कंट्रोल करना चाहता था, ताकि उसकी यूरोपियन अफेयर्स में एक से रह सके। तो जाहिर फिर ये इन रीजन्स में उसको भी हिस्सा मिलता तो टर्की तक जाता है ना। तो रशिया का भी इसमें रोल है इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट में। और बाद में 1948 में यूएसएसआर ने बाकायदा सपोर्ट किया था, यूएस ने सपोर्ट किया था, यूरोप ने सपोर्ट किया था, और वो करना बनता भी था। वो इस सेंस में बनता था, एक तो लैंड पैलेस्टाइन की जा रही थी, यूरोपियंस की नहीं जा रही थी, ना रशिया की, ना ब्रिटेन की, ना फ्रांस की। अच्छा, फिर यूएसएसआर ने इसलिए सपोर्ट किया कि ज्यूज जो हैं दे ऑलवेज डील इन इकोनॉमिक्स। तो वो उनकी रेवोल्यूशन को, उनकी इकोनॉमी को या उनके कम्युनिज्म को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों को कैपिटलिज्म की तरफ खींच के, तो कहा कि गो टू योर प्रॉमिस्ड लैंड, द ज्यूइश होमलैंड, उसकी तरफ जाए। लेकिन जनाब ये तो था इसराइल की सपोर्ट में जो मेजर चीजें गई, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम चलते हैं इस पूरे रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स हैं, या इसकी जो ओवरऑल अनॉटमी है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से। फिर हम चलेंगे कि जियोपॉलिटिकल इकॉन क्या चाहता है, यूएस का क्या रोल है, हमास क्या चाहता है, वगैरह वगैरह, उसकी तरफ चलेंगे। फिर सोल्यूशन की तरफ भी हम तभी जाएंगे, पहले इसको अच्छे से देखें। आज का जो मिडिल ईस्ट है, इट परफेक्टली रिप्रेजेंट द स्पेक्टर ऑफ स्टेट फेलियर, क्योंकि ये रीजन कभी भी मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं बना, मतलब सारी स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप्स रहीं, फैमिली रूल्स रहे, और उन्होंने डर की बेसिस पे, जबर की बेसिस पे, फियर की बेसिस पे इन्होंने कंट्रोल किया। और उन्होंने वहाँ पे ना इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस बनाए। ठीक है, स्टेट चलती स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे। डर की हुकूमत, डर जब तक है, जैसे डर खत्म हुआ तो नीचे से एक वैल्कानो जो है वो आउटबर्स्ट होती है और सारा कुछ भस्म हो जाता है। ठीक है, यही कुछ वहां पे हुआ। इन्होंने डर से हुकूमत की, तो भाई हुकूमत चलाई कैसे? थैंक्स टू, वो क्या कहते हैं जी, ब्लैक गोल्ड। वो क्या है? एनर्जी, ऑयल निकल आया, ये रेंटियर स्टेट्स बन गई। इन्होंने जी पैसे बाहर से लेते थे, बाहर के लोग आके एक्सप्लॉइट करते थे ऑयल, वो रिफाइन करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, बाहर बेचते थे, पैसे इनको भी मिलते थे, और लें इजी मनी आई, एंड दे कंटिन्यू टू रूल विद द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट, क्योंकि ऑयल वेल्थ तो उनको भी चाहिए थी। तो उन्होंने भी यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आने दी, और इस तरह से यहाँ स्टेट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग नहीं हो सकी। लेकिन हमने देखा कि अरब स्प्रिंग ने कच्चा चट्टा खोल दिया, कि जैसे लोग उठे, नीचे कुछ था ही नहीं, ऊपर डर था, डर खत्म हुआ तो नीचे स्टेट ऑपरेटर्स था ही नहीं। तो परफेक्ट स्टेट फेलियर, इसीलिए वहां दाइश आती है, वहां पे अलकायदा आती है, वहां पे तरह तरह के लश्कर और ये सारे आते हैं। तो दिस इज द परफेक्ट एपिटोम या परफेक्ट स्पेक्टर ऑफ स्टेट फेलियर। फिर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट वहां पे आते हैं कि जी कभी रशिया आ रहा है, तो कभी यूएस आ रहा है। ठीक है, कभी सऊदीया यूएस के साथ है, तो कभी सऊदीया चाइना की तरफ देखता है, कभी यूएस से खींचता है अपनी तरफ ईरान को 79 तक, और कभी आज सऊदीया को खींचता है। तो मैंने जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स मैंने पिछले कुछ खाना अरसे से रहे हैं, मतलब पास्ट में देख भी और लिया। रिसेंटली भी ये चल रहे हैं। बहुत सारी फोर्सेस, रीजनल, ग्लोबल, डोमेस्टिक, बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स में। फिर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, मैं चाहे बीमार ईरान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया, बहरीन हो,
चाहे कतर का वर्ल्ड कप का कंडक्ट करवाना हो, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, वो हम जानते हैं, लेकिन उनके बारे में क्यों कुछ नहीं होता, सैंक्शंस क्यों नहीं लगती वगैरह वगैरह, इसलिए नहीं लगती बिकॉज दे आर प्रो वेस्ट एंड वेस्ट हैज समथिंग टू डू इन द रीजन, दैट्स व्हाई दे गेट अवे विद एवरीथिंग। अच्छा, फिर इस रीजन को इंटरनल डायनामिक्स को देखें तो देयर आर टेरिटोरियल एंड एथनिक इश्यूज अमंग दीज कंट्रीज, लाइक कुर्दों का इशू है, एंड कुर्द क्लेम टेरिटरी ऑफ 4 कंट्रीज लाइक ईरान, लाइक टर्की, लाइक इराक एंड सीरिया। कुर्द जो हैं 4 कंट्रीज में, दे वांट टू मेक एंड एस्टैब्लिश ग्रेटर कुर्दिस्तान। कोई एथनिक इशू ये आ गया। टेरिटोरियल इश्यूज की अगर हम बात करें तो यमन और सऊदी अरेबिया का है, जो मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा था कि टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, हाउ रियल आर दे, ठीक है, उस पर बात होगी। यमन सऊदी अरेबिया के बहुत सारे इलाकों पे वो क्लेम करता है। फिर ईरान एंड यूएई के दरमियान भी है टेरिटोरियल, ये जो वाटर्स में स्पेशली जो इनके दरमियान 5-6 एरियाज हैं उन पे दोनों का क्लेम है, लेकिन अभी तक कोई कह लें वर्बल या हॉट एक्सचेंज नहीं हुआ इनके दरमियान, चाहे वर्बल हो चाहे मिलिट्री लेवल पे, लेकिन है सही, देयर आर डिफरेंसेस। फिर अगर हम रिलीजियस वे में देखें तो देयर इज Islam and Jews. Jews means Israel, Islam means the rest of the countries. There is another factor, sectarianism, Shia Islam and Sunni Islam. Iran is said to be the leader of the Shia Islam after 1979, and Saudi Arabia claims to be the leader of the Sunni Islam. तो ये sectarian factor भी आ जाता है, और हमसे बेहतर कौन जानता है इस sectarian factor को, because we were made a proxy battleground between these two guys, Iran and Saudi Arabia. फिर regime type की अगर हम बात करें गवर्नमेंट्स की, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप भी है, डेमोक्रेसी भी है। इसराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी, rest of the countries are dictatorships, but people have started awakening. Arab Spring was the first major blowback to the dictatorship that fractured many things. फिर अगर डोमेस्टिक सोशल ऑर्डर की बात करें तो सोशल ऑर्डर वाज अंडर ग्रेट प्रेशर्स फ्रॉम द टॉप, लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया और ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, people of that region also want to enjoy the fruits of democracy. That's why they are aspiring for democracy. और उसके नतीजे में जो रूलर्स हैं दे फील कंपेलेंस, दैट्स व्हाई ईरान में खवातीन को कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं, सऊदीया में भी दिए जा रहे हैं। तो देयर इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग, बट द डिग्री मैटर्स, किस हद तक वो जाएंगे। इट डज नॉट मीन कि वो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, कि वो डेमोक्रेसी की तरफ जाएं, नो, तो थोड़े बहुत लॉलीपॉप दे के चीज़ों को इसी तरह से चलाना चाहेंगे। फिर इकोनॉमिक प्रेशर्स, दुनिया रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही, तो अरबों ने ये देख लिया कि अब ये जो उनका ऑयल या एनर्जी है ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, तो इसलिए दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम। तो हमेशा से ये रेंटियर स्टेट्स रही हैं सारी की सारी, सॉरी, लेकिन अब वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन देखते हैं पिछले 12 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, बहुत कुछ आता है। तो अब जो गवर्नमेंट्स हैं, दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू गिव समथिंग टू देयर पीपल टू इंश्योर डोमेस्टिक स्टेबिलिटी। रीजनल कंपटीशन अगर हम देखें, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, टर्की एंड इजराइल, ये सारे इस रीजन में अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए compete करते हैं। और अगर हम ग्लोबल की बात करें तो यूएसए, रशिया, चाइना seems to be known. Historically यूएसए was the dominant force in the region, ठीक है, and Russia to some extent, and now the China is the new entrant. अब ये देखें कि ये है इस रीजन की ये अनॉटमी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, ये यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इन सारे पास्ट को और प्रेजेंट को जहन में रख के अगर हम जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की तरफ जाएं, जो आज का है कॉन्टेम्परेरी जो लैंडस्केप, अगर हम उसकी तरफ जाएं तो ज्वाइनिंग में आई नो कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं उनको ये कर रहा हूँ
क्या कहते हैं, एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल कोई इशू है, पता नहीं क्या इशू है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। खैर, तो कॉन्टेम्प्रेरी जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको ज़हन में रखिएगा। अरब्स आर वीक। हिस्टोरिकली दिस रीजन वाज लेड बाय इजिप्ट, देन इराक। तो इजिप्ट वाज द लीडर, जमाल अब्दुल नासिर, स्विस कैनाल क्राइसिस और वो सारा कुछ अगर आप देखें इजिप्ट आपको नजर आता है। बट with the passage of time, Egypt and Sunni Iraq, Arab Iraq, they have lost their power. ठीक है? And non-Arab Turkey and Iran has become too powerful on the peripheries. That is causing serious strains within the region as well. ठीक है? टर्की के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ऑल बिकॉज ऑफ 1920s पॉलिटिक्स के। इन्होंने किस तरह से बगावत की थी, वो जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया और जो रिवोल्ट ऑफ मक्का, रिवोल्ट ऑफ मदीना की बात करते हैं, टू गैरिजन सिटीज ऑन द बीहेस्ट ऑफ द यूरोपियंस इन्होंने बगावत की थी। शरीफ ऑफ मक्का और हुसैन ऑफ ये जो सीरिया थे, ये इसीलिए ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए दे सी टर्की विद स्केप्टिसिज्म एंड स्पेशली विद द राइज ऑफ टर्की अंडर मिस्टर अर्दगान दैट हैज रिलीजियस credentials as well. तो अरब्स आर वेरी स्केप्टिकल। ईरान के बारे में तो वो शिया सुन्नी चक्कर में ही है, जो कि 1400 साल से एक राइवलरी चली आ रही है। तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ईरान और सऊदीया भी इस सारे इसमें। अच्छा, फिर सुन्नी अरब्स आर लुकिंग टू बैलेंस टर्की एंड ईरान। अब उस सिलसिले में इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन हुए थे। एक तो ये कि हम इसराइल के साथ जाएंगे तो इकोनॉमिक मिलिट्री अलायंस भी बनेगा, यूएस भी होगा साथ ही, इस रीजन की फोर्स हमारे साथ होगा, इसराइल भी, एंड ईरान विल नॉट डेयर गो अगेंस्ट अस, क्योंकि इसराइल इज अ न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट। टर्की को भी वो इसी तरह से बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो टर्की है उनका इस्लाम इज लेस फॉर फॉरेन पॉलिसी, that is just one foreign policy rhetoric, and that is more for internal religious Turkish nationalism. They do lip service for Palestine और ये सारा कुछ वो करते जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर उनका जो ये जो rhetoric है that is for the domestic purposes। तो इस चीज को ज़हन में रखिए। कल मैंने ग्रुप में एक पोस्ट भी लगाई थी, कल या परसों, अगर आपको याद हो, इसी पे मैंने वो बात की थी, वो टर्किश फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रही थी कि टर्किश फॉरेन पॉलिसी पे बात करें या कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दें या कोई ऐसा। तो वो फिर मैंने कुछ चीज़ें या कुछ डाटा वाटा शेयर किया था, तो उसको आप देख सकते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत डिटेल होगी, बाकी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। अच्छा, सुन्नी अरब जो हैं आज के, दे हैव अबैंडन्ड दिस रिलीजियस पॉलिटिक्स। उन्होंने क्यों किया, और उसकी एक मतलब व्हाई डू आई बिलीव सो। अब आप देखें कि ईरान की तरफ जा रहे हैं, वो आपस में देख लें, सीरिया, कतर, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और इवन जिस तरह से वो इसराइल वगैरह की तरफ भी जा रहे हैं, और डोमेस्टिक मॉडर्नाइजेशन ड्राइव भी उनकी चल रही है। तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर दिस रिलीजियस पॉलिटिक्स जो पिछले कोई 40 साल उन्होंने जारी रखी, और मोहम्मद बिन सलमान आए और इसी तरह से यूएई। अब आपको दुबई वगैरह जाके इस्लाम नजर नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने हमारे लिए इस्लाम जरूर रखा। ठीक है, तो हमें शरीयत वाले पुल पे बुला के तो खुद माही मॉडर्न हो गया कि मुस्ताक। तो अब वो रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं चाहते, क्योंकि दे नो कि रिलीजन या रिलीजियस पॉलिटिक्स विल ब्रिंग वायलेंस, जो इन्होंने दूसरी जगहों पे फ्यूल की, हमारे यहाँ की, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। वो खुद अब मॉडर्नाइज होना चाहते हैं, नियम सिटी। तो जी, रिलीजियस टूरिज्म, हज के, और इन्होंने उम्रे के वीजे 3-3 महीने, 6 महीने की एक्सटेंशन, एक्सटेंडेबल टू 1 ईयर कर दिया। अब सिर्फ मक्का मदीना ही नहीं, अब आप हर जगह जाएं तो टूरिज्म के लिए ये सारे यूज कर रहे हैं। ठीक है, दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यूज, वो इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, सोसाइटी को डायनामिक बनाना चाहते हैं, फॉरेन पॉलिसी में वो प्लूरैलिटी लाना चाहते हैं, प्लूरलिज्म लाना चाहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लूरलिज्म ऑन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स, कि सिर्फ यूएस की तरफ नहीं, रशिया भी है, चाइना भी है,
डोमेस्टिकली वो मॉडर्नाइज होना चाहते हैं, ठीक है, ओपनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अच्छा, ये क्यों आया, वो हैप्पीली ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। There were certain external factors that caused this, that can be correlated. Receding oil money, ठीक है, फिर ईरान और टर्की एज पावरफुल थ्रेट, और फिर अरब स्प्रिंग गेव अ वेरी गुड लिटमस टेस्ट फॉर देम। अब अरब स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे आपको वापस तस्वीर की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि इस तस्वीर को आप देखें। वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, सॉरी मेरा ये कलम काम नहीं कर रहा, मैं 1 मिनट ये चलाने की कोशिश करता हूँ, मतलब ये काम करता है। हाँ जी, चल गया, थैंक यू। अब ये देखें कि यहाँ पे था ट्यूनिस, ट्यूनिस से अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है। अब आप मुझे ये बताएं कि ट्यूनिस से ये अरब स्प्रिंग क्यों स्टार्ट होती है? माय डियर, ट्यूनिस से अरब स्प्रिंग इसलिए स्टार्ट होती बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू यूरोप। यूरोप आपको पता है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, तो वो जो ह्यूमन टोपोग्राफी होती दैट मैटर्स। फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, एक और कंट्री है कॉल्ड टर्की। अब टर्की भी परफेक्ट डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे टर्की में अगर हम देखें, वेयर इस्लाम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड, ठीक है, हमें नजर आता है ना। तो इस्लाम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। टर्की क्यों डेमोक्रेसी? बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द यूरोप। अच्छा, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि अगर इजिप्ट, सॉरी, ट्यूनिस में लोग खड़े हुए, फिर हुस्नी मुबारक के कायरो में आए, कायरो के बाद जनाब आते हैं फिर सीरिया, और सीरिया के बाद इसी तरह से आना था इस तरफ को, ये देखें, ये अपने साउथ की तरफ एक तरह से आना था। अब यहाँ पे ये वाले साहिब जो हैं जिनका नाम है ईरान, और ये वाले साहिब जिनका नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अच्छा, ये लोग जो थे दे वर श्रीउड। इन लोगों ने क्या किया कि दे गेव न्यू डायरेक्शन टू दिस पीपल्स अवेकनिंग। ये जो अरब स्प्रिंग थी, जो प्योर ऑर्गेनिक लोग उठे थे, इन्होंने इसको सेक्टेरियन डायमेंशन दे दी, यानी सेक्टेरियनाइज कर दिया। वो कैसे किया इन्होंने? अब ये देखें, सर आप थोड़ा सा सीरिया स्लो। में एलावाइट्स की गवर्नमेंट है, अलवी, जो कि 12-13% ही हैं सीरिया में, ये जो बशार अल असद एंड कंपनी, ठीक है। अब माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है। अच्छा, वहां पे, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे चलें तो हमें ये बहरीन इधर दिखाई देता है। बहरीन में कुछ ऑलमोस्ट 60-70% शिया मुस्लिम्स हैं। यहाँ पे सुन्नियों की गवर्नमेंट है। अच्छा, यहाँ पे सुन्नियों की मेजॉरिटी है सीरिया में, गवर्नमेंट एलावाइट्स की है। बहरीन में शिया मुस्लिम ज्यादा हैं, गवर्नमेंट बहरीन के जो खलीफा हैं वो सुन्नी हैं। अच्छा, बहरीन में लोग उठे तो सऊदीया ने कहा वो हो ईरान इज बिहाइंड दिस ऑल टू टॉपल सुन्नी गवर्नमेंट। सीरिया में लोग उठे तो ईरान ने कहा वो सऊदीया इज बिहाइंड दिस ऑल टू टॉपल दिस गवर्नमेंट। दिस इज हाउ दे सेक्टेरियनाइज दिस इशू। जब इन्होंने ये सेक्टेरियनाइज किया ना सारे के सारे को, तो फिर वो जो प्योर अवेकनिंग थी वो सारी की सारी सेक्टेरियनिज्म में चली गई। और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी जैनबियून तो फातमियून के लिए लोग गए कि जी वहां पे आयमा कराम के, जाहिर दाइश ने अटैक भी किए थे नो डाउट, लेकिन उसको डायमेंशन कौन सी दी गई? क्या सुन्नी मर गए थे सऊदीया के, या शिया मुस्लिम्स मर गए थे ईरान के, कि यहाँ से जरूरत पड़ रही थी? तो इन्होंने किस तरह से सेक्टेरियनाइज किया, अपने इंटरेस्ट को बचाया, अपनी गवर्नमेंट्स को बचाया, और इन्होंने उस जो एक ऑर्गेनिक अवेकनिंग थी उसको सबोटैच किया। लेकिन ये लोग होशियार हो गए। दैट वाज फर्स्ट वार्निंग साइन कि इफ यू डू नॉट ओपन, इफ यू डू नॉट कंसिडर एन ओपनिंग फॉर योर पीपल, पीपल माइट टॉपल यू वन डे द वे दे डिड विद हुस्नी मुबारक, ठीक है। तो फिर लोगों के सामने आप नहीं खड़े हो सकते, यू कैन नॉट किल योर ओन पीपल इन
इंडस्ट्रियल स्केल या ऑन इंडस्ट्रियल बेसिस। तो लें जनाब, ये अरब स्प्रिंग, रिसीडिंग ऑयल मनी और ईरान और टर्की के थ्रेट ने that that actually compelled them to reconsider their geopolitical affiliations and geopolitical posturing। यहाँ तक ये वाला मामला आ गया जी। अच्छा, अब हम चल रहे हैं करंट की तरफ, जो अक्टूबर 7 के बाद सारा कुछ आया। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं, समझ आ रही? आप मैसेज Yes, छोड़ सकते हैं वाई, यस या नो के साथ। क्लियर है सर। चले, ठीक है ठीक है, चले हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है जनाब एक बहुत बड़ा जो वाकया हुआ ये अक्टूबर 7 का, लास्ट मंथ। अब इस वाले वाकये ने, अगर हम देखें, जो मैंने आपको पहले कहा था कि इशू की नेचर क्या है, अगर हम पैलेस्टाइन के इशू को देखें तो ये सबसे पहले था लैंड का इशू 19 लेट 40s में या अर्ली 1950s में। उसके बाद ये बन जाता है अरब नेशनलिज्म का इशू। आप लिख लें, अगर लिखना चाह रहे हैं, हो सकता है ये रिकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो जाए। अरब नेशनलिज्म का इशू बन गया बिकॉज अरब लैंड वाज या अरब रीजन वाज led by a nationalist called जमाल नासिर, who believed कि अरबों का मामला है, ये अरबों और नॉन अरब्स का, तो हम अपनी अरब लैंड जरूर लेंगे, हम अरब्स और अरबों के लिए लड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि 70s में आके अमेरिकन इंटरवेंशन इस इलाके में बढ़ी बिकॉज ऑफ द ऑयल वगैरह वगैरह। तो फिर एक डर भी था अमेरिकन को कि ये जो अरब नेशनलिज्म है दैट कैन स्लिप इन फेवर ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म टू द सोवियत कैंप। तो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू विन देम बैक टुवर्ड्स यूएसए। तो स्विस कैनाल में इसीलिए यूएस ने सपोर्ट किया अरबों को, यही एक वजह थी। एक तो ये कि ब्रिटेन से कहा जाए कि शट अप, यू आर नो मोर सुपर पावर, वी आर द पावर। ठीक है, वी आर द पावर एंड वी विल डिटरमिन कि जी क्या होगा मिडिल ईस्ट में। स्विस कैनाल के बाद वहां से अरब जो हैं यूएस की तरफ जाना शुरू हुए, और इजिप्ट ने फिर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इजिप्ट ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिए। ठीक है, इजिप्ट इसराइल की तरफ गया तो मींस अरब सारे ही चले गए क्योंकि दे वर द लीडर। अब जब ये लीडरशिप गई इसराइल और यूएस की तरफ, तो ऑर्डिनरी अरब लोगों ने कहा कि जनाब परहैप्स दे हैव अबैंडन पैलेस्टीनियंस। तो फिर वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनना शुरू हो गई। तो ये वाला जो इशू है, लोगों ने सोचा कि जी हमारी लीडरशिप हैज बीन कोऑप्टेड बाय द यूएस एंड द वेस्ट, ओवरऑल यूरोप एंड यूएस। तो नाउ वी हैव टू टेक द मैटर्स इनटू आवर ओन हैंड एंड वी हैव टू फाइट फॉर आवर पैलेस्टीनियन मुस्लिम ब्रदर्स। तो लें जनाब, रिलीजियस डायमेंशन यहाँ पे आ गई एंड दिस बिकेम द एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इशू, या कर लें इशू ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने वोकली यूएस और अपनी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाने की बात की। और आपको पता होगा कि अनवर सादात को कत्ल जिन्होंने किया था वो इसी टाइप के लोग थे। फिर क्या होता है कि जी 9/11 आता है आगे जाके, बल्कि नहीं, दरमियान में एक और फेज भी आता है 1990s का। 1990s में दिस बिकेम इंटरनेशनल इशू अगेन हाउ, कि जी इसको सॉल्व करवाया जाए, ये जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से वायलेंस है तो इसको रिजॉल्व करवाया जाए। तो 90s में फिर यूएस से अगेन मीडिएटेड बिटवीन यासिर अरफात एंड इसाक रॉबिन, हाँ रॉबिन ही थे जिनको बाद में कत्ल कर दिया, इजरायली प्राइम मिनिस्टर। और इसमें दे वांटेड टू स्ट्राइक अ डील, लेकिन वो डील यासिर अरफात और पीएलओ वगैरह ने कबूल नहीं की। जो अभी हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ना कहते हुए कि जनाब पैलेस्टीनियंस ने तो बहुत सारी डील जो मिस की हैं, उनकी लीडरशिप ने मिस की। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ऑल दोज डील्स वर एम्ड एट फॉर्मलाइजिंग द स्टेटस को, कि इसराइल को लीगैलिटी मिल जाए जिस पे भी उसने कब्जा किया हो। ज़ाहिर पैलेस्टीनियंस के लिए वो काबिल कबूल नहीं था। फिर अगला फेज आता है 9/11 का।
9/11 के बाद दिस इशू बिकेम द इशू ऑफ टेररिज्म। आपको पता है 9/11 के बाद टेररिज्म बिकेम द की वर्ड, और दुनिया में जहां पे भी इवन जो जो जस्ट स्ट्रगल्स थी, चाहे कश्मीर की हो चाहे पैलेस्टाइन की, दे ऑल बिकेम द टेररिस्ट वन। और मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर, हूएवर रेजेस आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट क्रश देम। तो ये टेररिज्म का इशू बन गया जी, ठीक है जी। उसके बाद एक और फेज आता है 2008-9 का, जब गजा के गिर्द एक सीज, गजा वाज बिसीज्ड बाय इसराइल, तो एक जो सीज थी उसके नतीजे में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा था, और लोगों ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सोचा कि गजा के लोग भूख से मर जाएंगे। इसराइल ने जिस तरह से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, नातका बंद कर दिया, तो फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दुनिया में इसराइल की वॉइसेस सुनी जाने लगी। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे बना ह्यूमैनिटेरियन इशू, टेररिज्म के बाद ह्यूमैनिटेरियन। अब 7 अक्टूबर ने इसको एक और डायमेंशन दे दी है। वो डायमेंशन है आइडेंटिटी रैप्ड, WRAPPED, जियोपॉलिटिक्स। ये पहली बार है कि ज्यू मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन मुस्लिम की बेसिस पे जियो पॉलिटिक्स हो रही। जियो पॉलिटिक्स वैसे तो इंटरेस्ट और जियोग्राफिक फीचर्स की बेसिस पे होती, लेकिन अब ब्लिंकन कहते हैं कि आई एम हेयर बाय द विर्च्यू ऑफ या बीइंग जियो, मैं इधर हूं नॉट एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द यूएस से। तो यूएस से पहली बार मिडल ईस्टर्न रीजन में रिलीजन की बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाए हुए, ठीक है। तो आज का जो इशू है दैट इज जियोपॉलिटिकल बट इट इज आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड हो रहा है, ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स और उस वहां पे। अच्छा जी, इस इशू को आप ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जी विद आइडेंटिटी फ्लेवर। अब अगर हम देखें तो इस अटैक से पहले का जो इसराइल था, वहां पे थी एरोगेंस कि पैलेस्टीनियंस से क्या बात करनी, वो तो मैटर ही नहीं करते। पैलेस्टीनियंस को इक्वेशन से ही निकाल दिया गया था। पब्लिक डिस्कोर्सेज, डिबेट्स, मीडिया अटेंशन वगैरह में पैलेस्टीनियंस वाज जीरो, and Israel was busy doing Abrahamic accords and be peace deals with the other countries, ठीक है, और and other countries were also involved in this war। लेकिन उस अटैक के बाद आज के इसराइल में वेंजियंस इज रूलिंग, एरोगेंस एंड वेंजियंस। तो दोनों सूरतों में देख लें कि इसराइल रियलिटी को तस्लीम करने से बागी है। अच्छा जी, अब इससे होगा क्या, वो अभी हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि उसके नतीजे में जिस तरह से एक सेटलर कॉलोनियल अपार्थाइड स्टेट की तरफ से, इसराइल की तरफ से नस्ल कुशी चल रही है, गजन्स की या पैलेस्टीनियंस की, ठीक है। तो दैट इज द क्या लिखे मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ योर आइडेंटिटी वेदर मुस्लिम क्रिश्चियन और एनीवन। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको जियोपॉलिटिकली देखें तो वो चीज जो चल रही थी वो तो किसी वक्त भी डिस्क्लोज होने वाली थी, एवरीथिंग वाज डन, लें जी वो तो बम्बूजल होगी। अब नजदीक नजदीक तो कुछ नहीं होने वाला। अब इसराइल सॉरी सऊदी अरेबिया अगर इसराइल के साथ जाना भी चाहेगा तो दे हैव टू फेस सीरियस बैकलैश एट होम from the ordinary Saudi people who are Arabs, who are Muslims, and who consider Palestinian issue very close to their heart. And Saudi government won't be able to ignore this in the days of democratization, in the days of social media, in the days of post Arab Spring वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर Arabs cannot make peace with Israel by ignoring Palestinians। ये मैसेज सबके लिए है, ठीक है, ठीक है। नाउ यूएस इज बैक। वो यूएस जो मिडिल ईस्ट को छोड़कर इंडो पैसिफिक रीजन में जा रहा था सिर्फ चाइना की तरफ, और इधर कि जी हाँ ठीक है, मिडिल ईस्ट इज नो मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम बिकॉज नाउ यूएस इज एनर्जी एक्सपोर्टर
ठीक है। चाइना जो कि अंदर जा रहा था, ठीक है, अगेन ऑन द एजिस। चाइना को अब यहाँ पे अगर एक तरफ सऊदीया और इसराइल की डील बम्बूजल हुई है, तो दूसरी तरफ फिर चाइना फैसिलिटेटेड सऊदीया ईरान रिप्रोच में भी बैक बर्नर पे चला गया है। ठीक है, इंस्टेंटली जो कुछ हुआ आप देखें। रशिया इज बैक। रशिया इस रीजन में फिर से वो प्रेजेंस उनकी थी, अब वो प्रेजेंस और बढ़ा रहे हैं मेडिटेरेनियन वगैरह में। वो खड़े हैं सीरिया के साथ, वो खड़े हैं ईरान के साथ, क्योंकि दिस इशू विल एम्ब्रॉयल द होल रीजन। वो क्यों, मैं अभी बताता हूँ आगे आगे जाके। यूक्रेन वॉर इज इग्नोर्ड फॉर द टाइम बीइंग। सही, रशिया की ये सक्सेस है कि किस तरह से उन्होंने शिफ्ट किया। दे आर नॉट बिहाइंड दिस ऑल, लेकिन जिस तरह से अब वो पब्लिक डिस्कोर्स और मीडिया डिस्कोर्स शिफ्ट हुए हैं, तो रशिया इज द गेनर। फिर हार्डलाइनर्स इन इसराइल विल राइज। इसराइल के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं, जो राइट विंगर्स हैं, वो राइज करेंगे, और जो मिस्टर बीबी नेतन्याहू हैं, इसको वक्ती तौर पे सपोर्ट मिलेगी, एंड दे विल साइड बिहाइंड, स्टैंड बिहाइंड हिम इन द डेज ऑफ क्राइसिस। क्योंकि इससे पहले दे वर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, और वहां पे जो लेफ्ट के लोग हैं इसराइल में, वो कह रहे थे कि वी नीड टू हैव टू स्टेट सोल्यूशन बिकॉज दिस इशू कीप्स अस ऑन आवर टोज, वी हैव टू स्पेंड ऑन मिलिटरली, एंड वी हैव क्या कहेंगे उसको जी, वी हैव मेड द होल मुस्लिम नेशन, मुस्लिम वर्ल्ड आवर ओन एनिमी, वी शुड गो फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन। लेकिन अब वहां पे भी वो पीछे चले गए, और बीबी नेतन्याहू के साथी आगे आएंगे, वक्ती तौर पे ही सही। फिर अरब गवर्नमेंट्स हैव टू कंसिडर डोमेस्टिक फैक्टर, जो मैंने बात की है। तो जो चीजें चल रही हैं अरब गवर्नमेंट्स के लिए, वो फेवर में नहीं चल रही, इसलिए आपने देखा पहले 3-4 दिनों में अरब गवर्नमेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नीदर इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन नॉर अगेंस्ट पैलेस्टाइन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, द वे इजराइल अनलीश्ड द रेन ऑफ टेरर, और मीडिया ने वो दिखाया, स्पेशली क्रेडिट टू अल जजीरा, और अल जजीरा देखा भी जाता है। ठीक है, अल जजीरा दिखाए जाने की वजह से तो कतर के साथ मामला खराब हुए थे इनके, लेकिन अब अल जजीरा फिर से देखा जाता है। तो अरब्स कैन नॉट इग्नोर डोमेस्टिक रेज बिकॉज ऑफ दिस वन। फिर यूएस हैज टू, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये जरा ये हो गया। US cannot ignore Palestine, and they have to go beyond the next election. US से जो है वो हमेशा देखता है कि इलेक्शन मोड में वो चले गए हैं, क्योंकि अगले साल यानी तकरीबन 1 साल के बाद इलेक्शन होना है, नवंबर में इलेक्शन होने, तो वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं कि जी पैलेस्टाइन के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, वोट बैंक मुतासिर होगा, चाहे रिपब्लिकन्स हैं चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं। फिर अगर हम देखें आगे जाके, ठहर जाएं, सॉरी, अच्छा, फिर अगर हम तो आगे जाएं तो नाउ इसराइल हैज स्टार्टेड देयर लैंड असॉल्ट, लैंड कम्बैट। ये जो इसको लैंड कम्बैट, अर्बन बैटल भी कहते हैं, अर्बन कम्बैट भी कहते हैं। अर्बन कम्बैट विल नॉट बी इजी फॉर इसराइल। वो इसलिए क्योंकि आपको लैंड माइंस का सामना होगा, सुसाइड बॉम्बर्स का सामना होगा, स्ट्रीट बैटल होगी, स्ट्रीट फाइट होगी, टनल बैटल होगी। और हमें लेसन लर्न करने चाहिए फ्रॉम द मूसल एग्जाम्पल एंड फ्रॉम फलूजा एग्जाम्पल 2004 एंड मूसल ऑफ 2014, जब यूएस ने इन दोनों शहरों को अलकायदा और इराकियों से, और प्लस 2014 में मूसल को दाइश से छुड़वाया था। कितनी ज़्यादा मैसिव कैजुअलिटीज हुई थी, लॉसेस हुए थे। तो इसराइल को तो इन सारी चीज़ों का अभी तक उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। तो
अब ये वाली जो वॉर होगी दैट विल फ्रस्ट्रेट इसराइल, और इसराइल इस इशू को एक्सटर्नलाइज करेगा कि ये पैलेस्टीनियंस नहीं ईरान लड़ रहा है, ये हमास नहीं, ये पैलेस्टीनियंस नहीं, ये सीरिया लड़ रहा है, यहाँ पे ये टेररिस्ट हैं, ये फलाने। So they will externalize this frustration, and this externalization will embroil the whole region. ईरान की तरफ भी उंगलियां उठेंगी, हिजबुल्लाह की तरफ भी जाएंगी, रशिया की तरफ भी जाएंगी, और चीजें बिगड़ेंगी, क्योंकि फर्दर जो ह्यूमन लॉसेस हैं, इसराइल पागल हो जाएगा अगर वो उसको सफर करने पड़ते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यूएस लेड ऑर्डर जो है, ये जो लिबरल ऑर्डर और ये जो ह्यूमन राइट्स की पैराडाइम है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने इस्टेब्लिश की थी, that will face serious consequences. Now people have started raising questions in USA, in Europe, in UK, even in Israel, in the Muslim world, African world, in the Latin America, कि जी human rights कहाँ हैं? Why there is selective use of human rights? Why do we consider human rights application when the Western leadership feels that there is a benefit for them? ठीक है, और ये जो यूएस लेड ऑर्डर है ओवरऑल, यूएस से खुद इसको इरोड कर रहा है. इट इज नॉट इरोडेड बाय द राइज ऑफ चाइना, इट इज नॉट इरोडेड बाय द रिसर्जेंस ऑफ द रशिया. दे आर नॉट द स्पॉइलर. यूएसए इज इटसेल्फ टू बी ब्लेम्ड फॉर दीज कैटास्ट्रॉफीज जो कि वो फेस करें बिकॉज ऑफ देयर ओन एडवेंचर्स. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन इसका सिंपल है, two states, one for Israelis and one for Palestinians. Even certain factions of Israeli population have started supporting this idea because conflict brings fatigue, economic and psychological and social fatigue and bankruptcy. After a generation, आप देखेंगे हिस्टोरिकली कि 30-35 साल के बाद हर इशू ट्रांसफॉर्म होता है. चाहे वो 30 ईयर वॉर के बाद देखें, वेस्टफेलियन ट्रीटी हुई. यहाँ पे भी देखें कि इस इंतफादा के बाद जो कि लेट 80s अर्ली 90s से स्टार्ट हुई, एक जनरेशन हो गई. नाउ इवन इसराइलीज वांट पीस विद टू स्टेट सॉल्यूशन. ठीक है, विदाउट इट no peace proposal, any peace plan will be considered for peace. ठीक है, even Arab Israel normalcy will be a dream. अब तो नहीं हो सकता. इस एक इवेंट ने बहुत कुछ दाव पे लगा दिया. And this event has brought pro-West and Israeli accepted PLO, जो कि क्या है कि वेस्ट बैंक में वो गवर्नमेंट है महमूद अब्बास. ठीक है जी, उनके लिए भी खतरा है ये वाली डेवलपमेंट. अच्छा, ब्लिंकिन क्या कर रहे हैं? ब्लिंकिन अभी डिप्लोमेटिक भागदौड़ कर रहे हैं ताकि गजा को हमास से छुड़वाया जाए और पीएलओ को हमास में लाया जाए, कि जिस तरह से पीएलओ ने इसराइल को सूट करता हुआ पीस वहां पे वेस्ट बैंक में इस्टेब्लिश किया है, गजा में भी हमास को इधर उधर करके पीएलओ को यहाँ पे लाया जाए और कहा जाके देखें जी वहां पे भी पीस है, इधर भी पीस है. हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, नाउ वी हैव किल्ड एंड एक्सपेल्ड देम एंड नाउ वी विल होल्ड इलेक्शन एंड पीएलओ या कह लें कि महमूद अब्बास के जो लोग हैं दे विल विन दोज इलेक्शंस और लें जी चैन लिखें, चीन लिखें, पीस लिखें. ऐसा नहीं होगा. मार्क माई वर्ड, even this is ensured, there will be temporary period for peace for few months or few weeks. perpetual peace नहीं आने वाला. ठीक है, अगर आप उन्हीं लोगों को इधर भी लाएंगे तो. अच्छा, फिर ब्लिंकन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर mere ऑप्टिक्स, भाग दौड़ी है. वो एक तरफ से अर्बन बैटल के लिए आप ट्रेनर्स दे रहे हैं इसराइल को, एडवाइजर्स दे रहे हैं कि देखिए हमारा तजर्बा है, हम आपको बताते हैं. ठीक है, दूसरी तरफ दे आर ब्लॉकिंग एनी सीज फायर प्रपोजल फॉर इवन ह्यूमैनिटेरियन पैसेज. वो उसको कह के एक तरह से इस ब्रूटैलिटीज और एट्रोसिटीज को लीगैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर दे आर सप्लाइंग आर्म्स विदाउट एनी प्री चेक्स. आपको पता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स रिजाइन कर रहे हैं. ठीक है,
ठीक है, इसलिए रिजाइन कर रहे हैं कि व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग weapons without any pre-checks, and those weapons are being used against civilians, and US arms are killing babies in the incubators, elderly people, ठीक है, in the hospitals, ठीक है. So we are committing war crimes, we are abetting, we are supporting Israel in their war crimes, in their genocide, ठीक है, and in their apartheid क्या कहेंगे practices against the Palestinians. तो ये सेल्फ एविडेंट है कि जी यूएस से जो है वो बस ऑप्टिकली भाग दौड़ कर रहा है. एक्चुअली दे हैव एक्चुअली इम्बॉल्डन्ड इजराइल के जी यूज योर आयरन फिस्ट अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन. अच्छा, अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती कुछ अरसे के लिए, दैट विल अंडरमाइन अरब गवर्नमेंट्स. लोग खड़े होंगे अपने लोगों के खिलाफ कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर सके हो, तुम लोग इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ सके हो, और तुम लोगों ने डिप्लोमेटिकली इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा. अरब गवर्नमेंट्स अंडरमाइन होंगी. देयर विल बी राइज इन रेडिकलिज्म अमंग मुस्लिम्स. अब आप देख लें पूरी दुनिया में लोग ये समझते जुल्म हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ज्यूज कर रहे हैं तो फलाने कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं. इंटरनेशनल लॉ फेल हो गया, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फेल हो गई. भाई पैलेस्टीनियंस क्या करें कि इस जुल्म से बच जाए? क्या कसूर है उनका? एक तरफ आप कहते हैं कि हमास ने जी 2007 में इलेक्शन जीते थे, फिर इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें भी ओनली 31% पीपल वोटेड फॉर हमास. हमास डज नॉट रिप्रेजेंट द होल गजा. देन व्हाई people of Gaza who do not support Hamas are yet subject to the collective punishment? Why? People will have extreme and radical views, and Muslim world will undergo again radicalism. Puri Muslim world in 57 countries. And Israel will be dominated, yani this post-war Israel will be dominated by hardliners, expansionists, militants, racists, and Islamophobes. Israel will not be the same. Israel will not be the same democracy. Even if we use the democratic principles and we simply divorce ethical, moral principles and we push them aside, Israel will be more racist, xenophobe, Islamophobe, militant, hardliner, expansionist, and anti-Palestinians. And even they are talking about using nukes. ठीक है, तो ये था हमारा ये आज का लेक्चर. ठीक है जी, समझ आ रही बात? अच्छा, आज का लेक्चर सुन रहा, ये पहला टॉपिक है, अभी अगले बाकी. अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, चूंकि हमने जियोपॉलिटिक्स की बात की, आपने एक नेक्सस देखा होगा जो बना इस रीजन में. इस रीजन में एक नेक्सस बना किसके दरमियान? रशिया के दरमियान, ईरान के दरमियान, सीरिया और हिजबुल्लाह के दरमियान. अब वो किस लिए बना? अब आप ये देखिएगा और आप ये सोचते होंगे तो वाई डज रशिया सपोर्ट सीरिया एंड ईरान. ठीक है, अब आप देखें कि अगर हम ईरान को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये ईरान है, रशिया ईरान के साथ ताल्लुक, ईरान से प्रो प्रो ईरान इराक का ये जो नॉर्दर्न साइड है, और फिर सीरिया, और यहाँ पे जनाब उनकी वो है टार्टस जो नेवल बेस है. तो रशिया सिंपली वांट्स टू कीप इंटैक्ट दिस रूट, ठीक है, इन द रीजन, एंड देयर बाय दे वांट टू कीप अ से इन द रीजन. ठीक है, अच्छा, और यहीं से फिर वो यूरोप या हॉट वाटर्स की तरफ देखता है. अच्छा, इसी वजह से वो बशार अल असद को सपोर्ट करता रहा कोल्ड वॉर में 70-80 साल पहले, 50 साल, 30 साल पहले. इसी वजह से वो आज सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्लोज टू द यूरोप, ताकि यूरोप की आर्म ट्विस्टिंग की जाए बाय कीपिंग मिलिट्री देयर. ठीक है, अच्छा, तो ये नेक्सिस ऐसे ही नहीं बना, इट वाज आल्सो जियोपॉलिटिकल नेक्सिस. ठीक है, और ईरान ने इसलिए किया दाइश के खिलाफ बिकॉज दे वर एंटी शिया. हिजबुल्लाह आपको पता शिया ऑर्गेनाइजेशन है. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी लेबनान में हिजबुल्लाह है, सीरिया में हिजबुल्लाह है, ईरान इज सपोर्टर ऑफ हिजबुल्लाह, और प्रो ईरान इराक की ये वाली साइड. तो ये सारी चीजें अगर आप जियोग्राफी को देखें, आपको फॉरेन पॉलिसी फॉरेन समझ में आ जाती है इन कंट्रीज की. ठीक है, समझ आ रही बात की? ये मैंने सिर्फ ये वाला पॉइंट समझाने के लिए ये डाला था.
तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इस पे हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तक चीजें समझ आ गई? मैसेज कर दें प्लीज। नहीं हो 2 क्लास में दिया है। यस सर, समझ आ रही है। क्लियर? माना चलें, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, क्योंकि इस पे इस बार सवाल भी आए हैं हाँ और उधर भी। ऐसे भी आया है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा। इसको आप देख लें। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, क्योंकि जब भी बात आती ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की तो ऑर्डर की बात आती है, यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है, बायपोलर है या नॉन पोलर है, इस तरह की बातें आती हैं। जब भी हम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स पिछले 30-35 साल नहीं थी, बिकॉज देयर वर ओनली वन सुपर पावर और वन ग्रेट पावर, यूएसए, और बाकी कुछ भी नहीं था। सिस्टम वाज डोमिनेटेड बाय द यूएसए। बट 2017 में great power politics returned with the rise of China. Why 2017? Because in national security strategy of the USA, December 2017, USA recognized and acknowledged that China is a threat. और फिर जनवरी 2018 की डिफेंस स्ट्रेटजी में उन्होंने कहा कि yes, China is a revisionist state that want to change the system in their own favor. They are not happy. They are not dissatisfied. तो लें जी, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इज बैक एंड देयरफॉर द पोलैरिटी डिबेट इज बैक। अब पोलैरिटी की बात जब आती है, पोलर पावर की जब बात आती है, तो इससे मुराद ये है, पोलैरिटी मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इन द सिस्टम के दुनिया में किसके पास कितनी पावर है, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है वही एक पोलर पावर का दर्जा रखता है, वो ग्रेविटेशनल पुल रखता है to attract others to itself, to its system, to its rules, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो पोलैरिटी की जब बात आती मींस हाउ मेनी ग्रेट पावर्स आर देयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अगर एक है तो यूनिपोलर हम कहेंगे, दो हैं बायपोलर, 3 to 5 हैं तो मल्टीपोलर हम कहेंगे, ठीक है। बियॉन्ड है तो नॉन पोलर हम कह सकते हैं, ठीक है। लिंक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर जो है ये स्टेट्स के बिहेवियर को शेप करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 2017 से पहले, तो यूएस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसी थी कि दैट वाज हेल्ड बाय, डोमिनेटेड बाय द यूएसए। तो स्टेट्स का बिहेवियर ये था, यूएस से डरो, जैसे वो कहता करो। लेकिन उसके बाद अगर हम कहते हैं चाइना हैज रिजन, तो द वर्ड इज बायपोलर, मींस कि नाउ यू कैन डिफाई यूएस बिकॉज देयर इज चाइना, यू कैन साइड विद चाइना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कि अब चाइना के पास भी पावर है, चाइना इज आल्सो अ ग्रेट पावर, तो फिर चाइना को भी ज्वाइन किया जा सकता है। देयर आर टू ऑप्शन, ठीक है, इस तरह से। तो जिसकी पावर कम होती जाती है वो फिर कंप्रोमाइजेस भी करता है, ठीक है। तो इसलिए नाउ सिंस चाइना यूएस इज relatively in a declinist position, तो you can defy US orders, US dictates। तो इससे हमें पता चला कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दैट डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो लें जी, पावर पॉलिटिक्स तो फिर है इसका मतलब। अब जब पोलैरिटी की बात करते हैं तो हमें पोलैरिटी की बेसिक असर्शंस का भी पता होना चाहिए। बेसिक जो उसके स्टिपुलेट्स हैं वो क्या है। पोलैरिटी की बात आती है तो उससे हमें पता चलता है पावर इज द करेंसी एंड पावर इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंटरनेशनल रिलेशन। पावर इन मटीरियल टर्म्स, पोलैरिटी एक मटीरियल कॉन्सेप्ट है, मतलब वो इकोनॉमी की बात करती है जो नजर आती है, मिलिट्री पावर की बात करती है जो नजर आती है, जिसको आप एक तरह से पावर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मटीरियल पावर। तो पावर, फिर पोलैरिटी ये कि स्टेट्स आर द मोस्ट पावरफुल एक्टर्स इन द सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर, इंडिविजुअल्स या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं, स्टेट। अगेन रियलिज्म वाली बात। फिर वो कहते हैं कि सिंस ग्रेट पावर्स दे डोमिनेट अफेयर्स, पूरी दुनिया में दे डोमिनेट अफेयर। अब देखें ना, इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो कुछ हो रहा है, वी एक्सपेक्ट यूएस टू इंटरवीन। व्हाई? वी एक्सपेक्ट चाइना एंड रशिया टू इंटरवीन। व्हाई? अगेन ग्रेट पावर।
दे डोमिनेट द अफेयर। उनके होने ना होने से फर्क पड़ता है, उनके एक्शन और इन एक्शन से फर्क पड़ता है। एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज, मिलिट्री प्रोडक्शन से मुराद ये मैन्युफैक्चरिंग से लेके। दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट पावर, बिकॉज ऑफ लार्ज इकोनॉमी। लार्ज इकोनॉमी कब होती? व्हेन दे प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट मोर एंड मोर। ठीक है, वेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, इन स्फीयर्स को जो कंट्रोल करता है वही पावरफुल होता है, और जिसके बाद ये जितने ज्यादा वही ग्रेट पावर। ठीक है जी। अब इससे एक चीज हमें पता चली कि जनाब ये तो फिर दुनिया के सारे अफेयर्स को, पोलैरिटी की डिबेट, इट रिड्यूसेस इंटरनेशनल अफेयर्स टू ग्रेट पावर्स, बस टू ग्रेट पावर्स एंड बेसिक सेट ऑफ रूल्स दे इस्टेब्लिश। तो हम कहते हैं ना यूएस लेड ऑर्डर, तो फिर यूएस जो रूल्स देता है, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, आईएमएफ, ब्रेटन वुड वगैरह वगैरह। तो फिर इससे हमें पता चला कि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है वो ग्रेट पावर्स की बात करती है, और द वे दे इंट्रोड्यूस रूल्स उनकी बात करती है सारे के साथ। अब जब भी आप पोलैरिटी की बात करेंगे, सुपर पावर, बायपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, तो आपके जहन में ये 3-4 चीजें होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि जो मर्जी आप हाँक दें, इस तरह से नहीं चलता जी। ठीक है, इसलिए मार्क्स कम आते हैं। अभी हमने आगे मार्क्स की भी बात करनी। अच्छा, पोलैरिटी आपको दो पॉसिबिलिटीज देती है। हम एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। लाइक अब देखें, यहां पे देखें दो कौन सी। पहली वन कि जी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द स्टेट बिहेवियर, कब? व्हेन यू आर इनटू अ पर्टिकुलर पोलैरिटी स्ट्रक्चर। क्या आप यूनिपोलर में हैं तो देखें कि स्टेट्स के बिहेवियर के पे क्या क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये है कि लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि अगर वो पोलैरिटी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। भाई बात समझ नहीं है। भाई बात ये है कि अगर यूएस लेड ऑर्डर था, यूनिपोलैरिटी थी, तो स्टेट्स का बिहेवियर क्या था? जी स्टेट्स का बिहेवियर ये था, यूएस इज ए सुपर पावर, उससे बचो, बाकी जो मर्जी करो। अच्छा, अगर उस पोलैरिटी में चेंज आए, बायपोलैरिटी, अब क्या है? चेंज फिर ये आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि नाउ यू हैव ऑप्शंस, कि जी अब चाइना भी है, यूएस भी है। मल्टी होगी तो रशिया भी होगा या फलाना भी होगा। लेकिन अगर मल्टी से यूनी की तरफ चले जाएं, बाई से यूनी की तरफ चले जाएं, तो फिर जनाब यू डू नॉट हैव ऑप्शंस। तो फिर जनाब अब यू हैव टू स्टिक विद वन। अच्छा चलें अभी डिस्कस करते हैं मैं क्या बात करूं। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में जो बायपोलर स्ट्रक्चर था वो था बायपोलर। अब उसमें स्टेट्स के पास ऑप्शन थे, ए यूएसए या बी जनाब यूएसएसआर। और ये दोनों सुपर पावर्स दे वुड अट्रैक्ट अदर स्टेट्स टू देमसेल्व्स फॉर अलाइज, फॉर अलायंसेस। तो वो बायपोलर स्टेबिलिटी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बायपोलैरिटी गई, यूनिपोलैरिटी आई। अब यूएस वाज द डिक्टेटर, डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो यूएस इंटरवेंशनिस्ट बन गया, जहां दिल किया घुसा, थप्पड़ मारे निकल। कॉन्सिक्वेंसेस के पहले जी नहीं चलती थी, एक ने आंखें दिखाई दूसरे की तरफ चले। अब क्या है? यू हैव नो ऑप्शन। ठीक है, पोस्ट कोल्ड वॉर में। अच्छा, फिर आज के इसमें देखें कि जी व्हेन चाइना हैज रिजन, या चाइना री एंट्री कह लें, चाइना तो 200 साल पहले भी सुपर पावर था। अब देखें यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया गया, बिकॉज यूएसए वाज नो मोर दैट पावरफुल, एंड नाउ चाइना वाज आल्सो अ पोल। तो नाउ रशिया कुड डीफाई यूएस डिक्टेट्स। इवन पाकिस्तान देखें, बहुत सारी बातें पाकिस्तान ने भी पिछले 8-10 सालों में यूएस की नहीं मानी। ये फर्क पड़ता है पोलैरिटी स्ट्रक्चर चेंज होने से। ठीक है, अलायंस सिस्टम भी देख लें। इवन चाइना के राइज से यूएस का वो डिपेंडेबल अलाई इन द रीजन जिसका नाम सऊदी अरेबिया, वो चाइना की तरफ देख रहा है। और चाइना ने जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुई, को 20 बार, मैं कह ले मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, को 20 बार सऊदीया से कहा होगा कि जनाब इंक्रीज द प्रोडक्शन, उन्होंने नहीं बढ़ाते। क्योंकि यूरोप को जो सप्लाई रशिया से जा रही थी एनर्जी की थी, उसको कंपनसेट करना चाहता था यूएस बाय हैविंग सप्लाईज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। उन्होंने कहा नहीं बढ़ाएंगे अपनी कीमत पे, अपनी उस पे कंडीशंस पे।
तो इससे हमें पता चला कि पोलैरिटी जब इस पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो वो स्टेट्स के बिहेवियर भी चेंज होते हैं। यही सऊदी आज से 5-4 साल पहले इस तरह से यूएस को डिफाई करने का सोच सकता था? नो। इसी यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि मैंने किंग से कहा, किंग सलमान से, किंग वी आर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट होल्ड योर पोजीशन इवन फॉर 2 वीक्स। हमारी सपोर्ट के बगैर तुम 2 हफ्ते के लिए भी किंग नहीं रह सकोगे। तो आप अंदाजा कर लें कि ये पोलैरिटी स्ट्रक्चर में तब्दीली से वही सऊदी अब क्या बना हुआ है। अच्छा जी, आज का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, तो फिर आज का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, जनरली हम इस पे जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलर्स कह लें, वो इस पे एग्रीड दिखाई देती है कि यस वी इन अ बाइपोलर वर्ल्ड, एक तरफ चाइना है एक तरफ यूएस, लेकिन इट डजंट मीन कि दिस इज द बाइपोलैरिटी इक्वल टू द प्रीवियस कोल्ड वॉर। नो 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 नो, दिस कोल्ड वॉर is different, not the classic cold war that we have in 1945 to 1991. No no no, this is different because of technology and interdependence. लिख लें, because of technology and interdependence, because of technology interdependence, उसको ग्लोबलाइजेशन का नाम देते। अगर हम थोड़ा सा इसको क्रिटिकली देखें तो इट इज मिलिटरली यूनिपोलर। यूएसए आज भी 800 बिलियन स्पेंड करता है एंड यूएसए 86 कंट्रीज, 750 बेसिस, $800 बिलियन बजट, एंड यूएसए प्रोजेक्ट्स पावर एनीवेयर इट विशेस टू। ठीक है, एनीवेयर, व्हेनेवर। अच्छा, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इट इज मल्टीपोलर बिकॉज इकोनॉमी हैज बीन डिफ्यूज्ड। एक तरफ है, अगर हमें नॉर्थ अमेरिका दिखाई देता है जहाँ पे यूएसए, कनाडा वगैरह है, हमें आसियान भी दिखाई देता है, हमें ब्रिक्स भी दिखाई देते हैं, हमें ईयू भी दिखाई देता है, वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमी, फिर जिस तरह से ग्लोबलाइजिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट्स, एमएनसीज, तो ये अगर हम देखें तो उसी हिसाब से तो ये मल्टीपोलर दिखाई देता है। यूएसए, या इट इज नॉट डोमिनेटेड बाय वन स्टेट। इवन चाइना 19 ट्रिलियन इकोनॉमी, $24 ट्रिलियन इकोनॉमी यूएस, 5 ट्रिलियन जापान, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अच्छा, अगर हम मल्टीपोलर की बात इकोनॉमिक की बजाय पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली करें तो इस तरह की बात रशिया और इंडिया और जापान को सूट करती है, बिकॉज इट फ्लैटर्स देयर ईयर्स कि जनाब दे हैव द रोल इन द प्रेजेंट, या दे विल हैव द रोल इन द फ्यूचर, which they are also part. They are not object to power of China and USA. मतलब वो ऐसा नहीं है कि जी this word is dominated by China and USA, or they are simply one piece like other countries. तो इसका मतलब ये हुआ कि now they will act according to the rules devised by USA and China. ये तो रशिया और इंडिया नहीं चाहते। इसीलिए मल्टीपोलैरिटी की जब बात आएगी पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, वो आपको रशिया और इंडिया की तरफ से आती दिखाई देगी। दे प्रमोट दिस व्यू। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो कहते हैं जी द वर्ड इज मल्टीपोलर। नहीं जनाब, पोलैरिटी को पहले समझें और उसकी डायमेंशंस को समझें। और अगर पॉलिटिकली देखा जाए, प्योर पॉलिटिकली, क्योंकि ये वाली बात तो हमने की ना कि ये वाली बात आती है रशिया, जापान और चाइना, इंडिया की तरफ से, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो पॉलिटिकली इट इज कंफ्यूज्ड। व्हाई? इट इज नीदर लिबरल नॉर डेमोक्रेटिक। वो क्यों? भी नेशनलिज्म बढ़ रहा है, पॉपुलिज्म बढ़ रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं दे आर हैपनिंग लोकली। तो मैं इसके लिए ये समझता हूं कि पॉलिटिकली and overall this is a regionalism with global multilateralism.
कि एशिया के अपने डायनामिक्स हैं बट दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूरोप, साउथ एशिया के अपने डायनामिक्स बट दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द आसियान। तो लोग रीजनलिज्म की तरफ जा रहे हैं अंडर ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, वन करेंसी, इंस्टीट्यूशन, लेकिन दे आर एक्टिंग लोकली। Economy is happening locally. Perhaps it is because of cutting short the supply chain charges. Perhaps अब देखें आसियान की 41% जो ट्रेड है ऑफ द टोटल ऑफ दोज 10 कंट्रीज वो रीजनली, इंट्रा रीजनली, यही ईयू का है। तो वो तो फिर रीजनलिज्म हुआ, रीजनलिज्म विद ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म। तो इससे हमें पता चला कि इट इज वेरी हार्ड टू लेबल विच ऑर्डर डू वी लिव इन। टू सम एक्सटेंट यस बायपोलर, लेकिन क्रिटिकली देखें मिलिटरीली डोमिनेटेड बाय यूएस, इकोनॉमिकली इट इज मल्टीपोलर, politically it is confused because it is not liberal anymore. There is a liberal growing illiberalism and democratic recession in the world. तो इसलिए यहाँ पे हमें इस तरह की पोजीशन लेनी होगी डिफरेंट, तो आप एक ही तरह से लेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, अंडरस्टैंडेबल। ये दूसरा टॉपिक हमारा हो गया। तो अभी आप लोग मुझे मैसेज करके बता दें क्या ये समझ आ गई आपको? यस सर, क्लियर है। बाकियों को भी आ गई? यस सर। अच्छा जी, अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा पाक अफगान रिलेशंस, या इसको हम कहेंगे कि पाक अफगान अफेयर्स कर लेते हैं। इसमें मैं ओवरऑल आपको फेजेस बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल के साथ, हालांकि इस पे तो मेरे 2-3 लेक्चर होते हैं वो 3-3 घंटे के, लेकिन अच्छा फिर मैं जल्दी से आपको एक वो दे दूं ताकि आपको यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल इशू क्या है। मतलब डिस्पाइट कॉमन कल्चर, एथनिसिटी, faith, history, geopolitical dilemmas, relations have been troublesome. Why? ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि complicating factors क्या हैं, और आज के अफगानिस्तान में लाइक की क्वेश्चन इज व्हाई इज पाकिस्तान एक्सपेलिंग अफगान माइग्रेंट्स। तो हम 15 मिनट में या 20 मिनट में ये रैप अप कर लेंगे, और फिर 15 मिनट देंगे कि हाउ टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन आया। पाक अफगान रिलेशंस की अगर हम ओवरऑल अप्रेजल बनाएं या आउटलाइन दें तो इट हैज नेवर बीन फ्रेंडली। अगर 47 से 79 की बात करें तो इस एरा को अगर हम एक तरह से टाइटल देना चाहें तो डिस्क्राइब करना चाहें तो इट वाज एन एरा ऑफ अफगान असर्शन एंड पाकिस्तान वुल्नरेबिलिटीज। ठीक है, पाकिस्तान एक फॉर्मेटिंग फेज से, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग से गुजरा, जबकि अफगानिस्तान तो पहले से था। इस सारे प्रोसेस में 47 से हम आए तो यूएन में एंट्री अपोज की, बाद में बॉर्डर वॉर्स तो नहीं, बॉर्डर झड़पें हुई हमारी 61 में भी, और इस तरह से 50s में भी एक दो बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे इधर उधर हुए। ठीक है, और फिर कुछ दोस्त ममालिक के इंटरवेंशन के साथ ईरान एंड सऊदी अरेबिया प्राइमरीली वी रीस्टैब्लिश्ड आवर रिलेशनशिप। ठीक है, इस सारे पीरियड में प्राइमरी क्वेश्चन वही ड्यूरेंट का रहा। 1949 में ड्यूरेंट लाइन के एग्रीमेंट से ये लोग निकल गए अफगान्स यूनिलैटरली। अच्छा, और बाकी जितने एग्रीमेंट से उनसे भी निकल गए, और दे क्लेम्ड के जी ऑलमोस्ट सारा केपी और 2/3 बलूचिस्तान बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। वो जो टिपिकल वो जो क्लेम्स हैं वो क्लेम्स किए गए। अच्छा, एक मिनट में ये ऐड कर लूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो वो किए गए। अच्छा, फिर जनाब दे सपोर्टेड पश्तूनिस्तान, कहने के मूवमेंट तो नहीं कहूँगा, सॉर्ट ऑफ स्टंट by keeping radio service and supporting Afghan Zalme like terrorist groups within Pakistan. They
मैं try to alienate Pakistani Pakhtuns from the Pakistani state कह लें, तो they used all those tactics that threatened Pakistan's territorial integrity and sovereignty. And that is the time when Pakistan's threat perception developed कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, टू फ्रंट वॉर किसी सिचुएशन जो है सामने आती है। अच्छा, 1979 के बाद क्या होता है? 79 ज़ाहिर 73 से डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान में स्टार्ट हो गई थी। सरदार दाऊद टॉपर जाहिर शाह, और 73 से लेकर 78 तक। 78 में फिर उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई एंड द फर्स्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्या कहेंगे आया अफगानिस्तान में। नूरमा मतरकी की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई वहां पे। 79 में फिर सोवियत यूनियन खुद से आ गया। सोवियत यूनियन के आने से लेके आज तक हम इसको कहेंगे अफगानिस्तान डिसेंडेड इनटू केओस, कि दे कुड नॉट work on their foreign policy and their relationship with Pakistan and even with other countries. They themselves fractured from within. They क्या कहेंगे उसको जी, from within वो कह लें कि डैमेज हुए। तो 1979 में सोवियत यूनियन आया तो पाकिस्तान became the front line state against Soviet Union. USA, Middle Eastern countries and Europe, they supported Pakistan, and Pakistan was like 9/11 के बाद जिस तरह से नॉन नेटो लाई था, Pakistan became the frontline ally against Soviet Union of the USA, ठीक है। And there was a jihad against the Soviet Union, the godless Soviet Union. एक जिहाद, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जिहाद लड़ा गया। अनफॉर्चुनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज आज भी हम भुगत रहे हैं, क्योंकि वो जो आइडियोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हम आज भी भुगत रहे हैं। इट डजंट मीन कि जी स्टेट अपने लोगों या अपनी सोसाइटीज के लिए खुद से कुछ गलत करती हैं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेट्स जब डिसीजन लेती हैं एक सर्टेन सिचुएशन में, तो दैट हैपेंस टू बी द बेस्ट रैशनल डिसीजन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान्ड। तो फिर यही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि वो जो रिलीजन को यूज किया गया फॉर नेशनल इंटरेस्ट, वो हमारे गले की हड्डी अभी तक बना हुआ है। सोवियत यूनियन यहाँ से चला गया, अफगान लड़े और मुस्लिम वर्ल्ड से लोग आए हुए लड़े, जिनसे बाद में अलकायदा भी बनी। पाकिस्तान से लोग गए, वो लड़े, ठीक है, जो बाद में तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी और बाद में फिर लोकल तालिबान और टीटीपी ये बने, ये वही लोग। तो लड़े, अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन गया, सोवियत यूनियन वाज डिसमेंबर्ड into 15-16 states. USA became the sole superpower thanks to others' effort and thanks to the last phase of the Cold War that was fought in Afghanistan under the cover of the jihad, sponsored by the USA and the oil money of the Middle East. ठीक है, ये सारे के सारे। फरहानुल्लाह, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा जी, ठीक है जी। अच्छा, फिर तीसरा फेज आता है 1989 से 1994 का। ये बड़ा की वो है, तवज्जो रखिएगा। इसमें हुआ क्या कि यूएसए सिंपली श्रग्ड देयर शोल्डर, दे लेफ्ट अफगानिस्तान फॉर पाकिस्तान। एक तरह से इस सारे उसमें कि जी दे लेफ्ट अस इनटू द लर्च, और हमारे लिए ये सारे क्राइसिस आ गए, ठीक है। अब थे सब के सब इसमें शरीक, लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान में बाद में भी आता है और आज तक आता है। वो दूर से थे, आए थे और वो चले गए। अब हुआ क्या कि अफगानिस्तान itself plunged into internal strife and civil war। वो जो 8-10 अफगान धड़े जो थे, चाहे उस्ताद सियाफ का था, चाहे कहने के इस्माइल खान का था, चाहे हिकमत यार का था, चाहे सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी का था, बुरहानुद्दीन रब्बानी का था, अहमद शमसूद का था, चाहे फ़हीम मार्शल लोग थे, ये मुहक्किक लोग थे, ये जितने लोग थे ये सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे। अभी इन्होंने बंदूकें आपस में तान ली, और जो गवर्नमेंट थी वहां पे डॉक्टर नजीब की, वो गवर्नमेंट भी खत्म होगी 1992 में, और उसके बाद सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी और बुरहानुद्दीन रब्बानी की 4-4 महीने के लिए गवर्नमेंट्स आई।
मुजाहिदीन की गवर्नमेंट, पेशावर रिकॉर्ड के नतीजे पे अगेन पाकिस्तान ने मीडिएट किया यहाँ। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान वांटेड टू मैनेज अफगानिस्तान, और जाहिर है वो वहां पे मुजाहिदीन थे, तो पाकिस्तान उस मुजाहिदीन वाले अफगानिस्तान को मैनेज करना चाहता था। यूएसए यहां से चला गया ईस्टर्न यूरोप पे तवज्जो देने के लिए, ताकि ये पोलैंड, हंगरी, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस वगैरह को रशियन चुंगल से निकाले, एक तरह से सोवियत की चुंगल से निकाले। अब ये सारे का सारा जो है इधर ही छोड़ गया। अब यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान 10-11 साल वॉर में रहा था, अब नाउ इट हैज टू डील अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एलीट है उसमें पश्तूनों की यहाँ पे एक तरह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ी बिकॉज ऑफ द अफगान अफेयर। और यहाँ पे फिर सिविल वॉर की वजह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मूवमेंट सामने आती है। तालिबान मूवमेंट 1994 में सामने आती है, और इसके बारे में कहा जाता है इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान, वो जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। तालिबान का राइज जो हुआ दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन सिविल वॉर एंड देयर इंटरनल डायनामिक्स। यस, पाकिस्तान सपोर्टेड देम एंड मेड देम अनबीटेबल मॉन्स्टर, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान ऑफिशियली हमने रिकॉग्नाइज भी किया उनको 94 में। वो तालिबान स्टार्ट हुई मूवमेंट मुल्ला उमर की क़यादत में, और 1996 से 2011 तक इन्होंने 90% अफगानिस्तान पे एक तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था। एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ द 3 कंट्रीज हु accorded them diplomatic reckoning, पाकिस्तान, यूएई एंड मिस्टर सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे अगेन एक मिथ ये है कि जी पाकिस्तान के कहने पे सऊदी और यूएई ने उनको तस्लीम किया था। नो, बिल्कुल भी ये गलत। यूएई एंड सऊदी अरेबिया हैड देयर ओन इंटरेस्ट। वो क्या था? दे वांटेड टू कंटेन शिया ईरान। मुझे सॉरी शिया ईरान कहना पड़ा क्योंकि वो ईरान को इसी तरह से देखते थे। दीज आर देयर वर्ड्स, Iranian revolutionary expansionism. So that's why they wanted to have a wall around ईरान। तो अफगानिस्तान में तालिबान काम है, और यहाँ पे हमारे फिर जो लोग भी प्रॉक्सी वॉरफेयर का हिस्सा बने, हमारे खून से हाथ रंगे इन लोगों ने, तो वो आपको पता है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा, तो पाकिस्तान के उस वक्त के अफगानिस्तान के साथ विच वाज अंडर तालिबान डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए, जो कि 5 साल रहे। 5 साल के बाद 9/11 होता, और 9/11 के बाद जो कुछ हुआ वो जाहिर है आप लोग भी उसी वक्त में ही पैदा हुए, और वो अभी तक आपकी स्कूलिंग हुई सारी। वॉर ऑन टेरर हुई, पाकिस्तान बिकेम फ्रंटलाइन स्टेट ऑल बिकॉज ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन। वी गेव एयर स्ट्रिप्स, एयर स्पेस एंड लैंड रूट्स टू अफगानिस्तान। दिए किसको? इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएस एंड नेटो एंड वगैरह वगैरह। और ये जो ग्लोबल एंगेजमेंट थी, पाकिस्तान बिकेम द फ्रंट लाइन स्टेट। इस सारे प्रोसेस में 1 से लेके 21 तक अफगानिस्तान के अंदर करजई साहब की 2 बार गवर्नमेंट बनी, 2 बार अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट बनी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां पे एक ट्रांजिशन हुई डेमोक्रेसी की तरफ। पाकिस्तान वाज अबोर्ड इन all the developments, we supported them, ठीक है। इकोनॉमिक एड भी दी, एजुकेशनल कहने के स्कॉलरशिप्स भी दिए। अफगानिस्तान में पीस के लिए और इंटरनेशनल पीस के लिए हमने कहने के 1174 पोस्टें भी बनाई पाक अफगान बॉर्डर पे फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, ताकि वहाँ पे जो लोग वहाँ से दौड़ के आए इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल जो कोalition उसके अटैक्स के बाद, इवन अपने इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशंस किए फॉर आवर ओन पीस, फॉर एन इंटरनेशनल पीस। और इस सारे प्रोसेस में हमने देखा कि हम खुद लिटरली वी बिकेम द कैजुअलिटी ऑफ दिस वॉर ऑन टेरर। 70,000 के करीब हमने जाने दी, मोर देन $150 बिलियन का लॉस, इकोनॉमिक लॉस बेयर किया। इस सारे प्रोसेस में जो पिछले कई सालों की स्टेट और नेशन बिल्डिंग थी, सारी भाड़ में चली गई। We are the victim
कैजुअलिटी ऑफ दिस वॉर ऑन टेरर। 2021 के बाद, चूंकि पाक अफगान की बात करें तो मैंने ये 20 सालों में बताया कि हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रहे, एंड वी वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग विच वाज गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। 20 सालों में सारी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया, इलेक्टोरल प्रोसेसेस को सपोर्ट किया, वगैरह वगैरह। रेफ्यूजीज को यहाँ पे कह लें कि संभाला, अच्छा बुरा जैसे भी उन्होंने भी मेहनत की, खैर जो भी है। तो ये 5th फेज था। लेटेस्ट फेज जो आता है 21 के बाद, 15 अगस्त 2021 के बाद, अफगानिस्तान अंडर तालिबान 2.0। इसमें हुआ क्या कि जी हमें कहा जाता कि वी आर सपोर्टर ऑफ तालिबान। नो नो नो, वी आर द कैजुअलिटी ऑफ बीइंग आवर प्रॉक्सिमिटी विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में किसी की भी गवर्नमेंट होगी, हम वहां स्टेबिलिटी और वहां पे ऑर्डर चाहेंगे, ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, क्योंकि उसकी कीमत हमें पे करनी पड़ती है, रेफ्यूजीज की शक्ल में, टेररिज्म की शक्ल में, कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में। दैट इज वाई पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा पिछले 2-2.5 सालों में कि वेदर इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक और नॉट, दे हैव टू एंगेज विद तालिबान बिकॉज तालिबान आर द डिफेक्टो रूलर ऑफ दिस कंट्री। इफ दे हैव टू हेल्प 3-3.5 करोड़ अफगान्स, दे हैव टू एंगेज विद तालिबान। अच्छा जी, इसीलिए हमने भी सपोर्ट किया, क्या इकोनॉमिकली भी 5 अरब रुपीस भी दिए ये शुरू में, क्योंकि उनके एसेट्स फ्रोजन थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगेन अबैंडन कर दिया था। 2022 में अकॉर्डिंग टू यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफिस, 97% अफगान्स अंडरवेंट हंगर। 97%। हमने फूड के क्राइसिस से बचाया, हमारे यहाँ भी चल रहे थे, उधर भी। तो ये बहुत कुछ लीगली इलीगली जाता है, उसका क्रेडिट लें या जो भी दें, ये जाता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया को एश्योरेंसेस दी थी कि वी विल नॉट अलाउ आवर टेरिटरीज बी यूज्ड अगेंस्ट यू। टीटीपी पाकिस्तान के केस में, दाइश जुंदुल्ला ईरान के केस में, ईटीआईएम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान आईएमयू रशिया के केस में, और जो सिंकियांग के मुस्लिम्स हैं, वहाँ के जो लड़ने वाले हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, अफगानिस्तान की लैंड यूज नहीं करेंगे। इन सारे केसेस में अफगान तालिबान है फेल्ड, क्योंकि शायद ये टैसिट सी एग्रीमेंट सा था कि इफ यू डू नॉट अलाउ योर लैंड बी यूज्ड अगेंस्ट अस, वी कैन कंसिडर अ रीजनल लेवल, या कहने के जी रीजनल अप्रोच फॉर द रैकनिंग, कि हम सारे कंट्रीज रैकनिंग की तरफ आप जा सकते हैं, कि आपको रिकॉग्नाइज करें। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में वो कुछ नहीं हुआ, तो ये मैं इसको लिखता हूँ अफगानिस्तान अंडर तालिबान 2, हाई होप्स एंड लो ऑन प्रैक्टिकलिटीज। ठीक है, ये जो अभी आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं ना तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के दरमियान, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, फिर हम वापस एक बार जाएंगे। ये जो सारा हो रहा है कि वाई पाकिस्तान इज एक्सपेलिंग अफगान माइग्रेंट्स, ये याद रखिए, लिख लीजिएगा। It is the manifestation of something going behind the closed curtains. ये डायरेक्ट कोई पॉलिसी नहीं है, ये उस फ्रस्ट्रेशन या डिससेटिस्फैक्शन का नतीजा है जो एक्चुअली दैट वाज रीच्ड प्रीवियसली। ये उसका नतीजा है, चाहे टीटीपी को एक तरह से काउंटर करने में या टीटीपी को डील करने में तालिबान की फेलियर हो, और उन्होंने जिस तरह से पिछले 2 सालों में हमें हिट किया, केपी को स्पेशली, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को, बहुत सारे जवान और आम लोग जो सिविलियन शहीद हुए, दर्जनों क्या सैकड़ों, हम उस पर तो बुरा हाल। उन्होंने वो नहीं किया, हमारी तरफ से रेकनिंग नहीं आया। दिस इज द बायलैटरल फ्रस्ट्रेशन। ठीक है जी, ये दोनों तरफ से हमें दिखाई देती। अच्छा, पाकिस्तान कहता है कि जी दे आर इन्वॉल्व इन terrorism,
और सर्टन पॉकेट्स जो हैं दे हैड बिकम एक्सप्लॉइटेबल हेवंस। इवन इस्लामाबाद में इनकी वो देख लें, वो मेट्रो के साथ जो कह लें I-12 में जो कुछ रहा है, पेशावर में, कोयटा में, और भी बहुत सारे वो रेफ्यूजीज के कैंप्स भी हैं, और भी वो बहुत सारी जगह। ये पाकिस्तान ये कहता है, अफगानिस्तान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें फ्रस्ट्रेशन दोनों तरफ से दिखाई देती, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, वो दिखाई देती। इससे हमें यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान has no other leverage to influence or arm twist तालिबान सिवाय इसके। तो यानी हम अपना जो लास्ट सोशल या पॉलिटिकल माइलेज था वो भी यूज कर रहे हैं शायद। ये हम अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कर रहे हैं। दिस इज नॉट द गॉस्पेल, दिस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हम IR के स्टूडेंट हैं, तो हम इसी तरह से चीजों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बात बता दूं कि दिस एक्सपल्जन, हालांकि तरीकाकार और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे भी नहीं टोटली धरा जा सकता कि जो 40-45 साल से वो लोग इधर हैं। कई बार कहा गया है, अभी भी एक डेडलाइन दी गई। तो अगर अफगानिस्तान बेहतर है, वो वॉर टॉर्न कंट्री से आए थे, आज का अफगानिस्तान इज स्टेबल एंड बेटर, व्हाई डोंट दे गो? एक सिंपल सा, हम नेशन स्टेट सिस्टम में रह रहे हैं और स्टेट्स की अपनी प्रायोरिटीज हैं। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तानी की है, उनकी आइडेंटिटी अफगानियों की है, अफगानी नेशनल की। व्हाई डोंट दे गो बैक? ठीक है, तरीकाकार बेहतर हो सकता है, उस पर जाहिर है बात हो सकती, तो उनको चले जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अब हीटेड एक्सचेंजेस हो रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द वे इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड या द वे इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड, this is bound to have certain backlashes, bound to have counterproductive manifestations, because this will further provoke nationalism in Afghanistan against Pakistan. ठीक है, अगर हम मॉरल और एथिकल लेंस नहीं भी यूज करते कि जी वो लोग पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचेंगे, तो फिर भी ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा ही। क्योंकि इवन तालिबान जो कि रिलीजियस ज्यादा हैं, अपेरेंटली मैं कह रहा हूँ, they can turn out to be the nationalist one, and that will be the nightmare for Pakistan. क्योंकि हमने हमेशा रिलीजियस फोर्सेस को तरजीह दी अफगानिस्तान में देन द नेशनलिस्ट वन। लेकिन अगर इस एक्शन से वो नेशनलिस्ट हो गया तो दैट विल बी कह लें कि नाइटमेयरिश फॉर पाकिस्तान। तो अब वापस आते हैं, ये लास्ट फेज था। अब ओवरऑल अगर हम बात करें कि हम 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, पश्तून्स हैं दोनों तरफ, 5-6 करोड़ पाकिस्तानी, उधर कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पश्तून ऑन बोथ साइड, फेथ ऑन बोथ साइड, ठीक है। 26 किलोमीटर का बॉर्डर, कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिकल डायलेमास, वहां पे सुपर पावर आए, तबाही इधर भी आती है, चाहे सोवियत यूनियन आए, चाहे US से आए। तो फिर why couldn't we have cordial relationship? The issue is ड्यूरल लाइन। ड्यूरल लाइन पे वो कहते हैं जी ये तो खते फर्जी है, दिस इज टेम्परेरी लाइन डिवाइडिंग ये डिवाइडिंग वो, वी हैव नॉट रेटिफाइड एंड दैट वाज अ बैकस्टैबिंग बाय द ब्रिटिशर्स। हालांकि इंटरनेशनल लॉ अदरवाइज कहता है कि जितने भी कॉलोनियल एरा में किए गए जो डिसीजंस हैं, सक्सेसिव स्टेट्स विल बी द पार्टी एंड विल बी टेकिंग केयर ऑफ दोज डिसीजंस। तो कहा जाता है इट वाज फॉर 100 ईयर, जो कि मिथ ही है, नो रियलिटी, कि इट वाज नॉट रेटिफाइड, हालांकि रेटिफिकेशन वाज देयर। फिर कहा जाता है कि जनाब इट वाज नॉट साइंड बाय अफगानिस्तान विद पाकिस्तान, लेकिन इंटरनेशनल लॉ कहता है पाकिस्तान इज पार्टी बिकॉज पाकिस्तान इज द सक्सेसर स्टेट। फिर ओवरऑल हमें लगता है कि जी ड्यूरल लाइन इज एन इशू they use for domestic politics, and we consider this is not non-issue, rather it is
रिजॉल्व्ड इशू, ठीक है। और ड्यूरल लाइन की अगर हिस्ट्री पढ़ें कि किस तरह से अफगानिस्तान ने खत 3-4 खत लिखने के बाद ब्रिटिशर्स से कहा कि जी लेट्स निगोशिएट दिस बॉर्डर, और मोर्टिमन ड्यूरन को खुद से मांगा, खुद से नॉमिनेट किया कि इस शख्स को अगर आप भेजते हैं नेगोशिएशंस के लिए तो दैट विल बी गुड फॉर द बोथ साइड्स। तो ये हिस्ट्री लंबी है, इस पे हम बात अभी करने की पोजीशन में भी नहीं, टाइम भी कम है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूरन का, और फिर कभी इसको एथनिक रंग दे के पश्तूनिस्तान और वो, तो ये सारे का सारा एक्चुअली क्रिएटेड थ्रेट परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान एज अर्ली एज 1947 ये स्टार्ट हो गया था, और इवन इससे पहले ही स्टार्ट हो गया था जब सरदार दाऊद उस वक्त, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, नईम आगा वजीर खारजा थे, इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर काबुली नाम था शायद उनका, मैं भूल रहा हूँ, उनको भेजा इवन हिटलर के पास 1943-4 का किस्सा, यानी वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन। इन्होंने हिटलर से कहा कि वी कैन ज्वाइन यू अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन दिस रीजन गिवन दैट दो यू प्रॉमिस टू गिव दीज लैंड्स बैक टू अस। उस वक्त ब्रिटेन के पास थी और आज का पाकिस्तान। अंदाजा करने के हाउ सेंटिमेंटल एंड हाउ इमोशनल दे आर अबाउट दिस लैंड, ठीक है, विच इज नाउ पाकिस्तान। तो ये दैट क्रिएटेड थ्रेट परसेप्शन, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। बाकी उसके बाद जितने 50, 60, 70, 80, 90 अभी तक जो है, जितने भी ये फेजेस हैं, जितने जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने इस इशू की इंटेंसिटी को ऊपर नीचे किया है। ये थ्रेट परसेप्शन भी उधर ही रही और अफगानिस्तान के क्लेम्स भी उधर ही रहे कि वहां पे वॉर चली तो क्लेम्स नीचे चले गए, गवर्नमेंट ही ना रही। वहां पे जब भी गवर्नमेंट बनी उन्होंने कहा जी वी हैव नॉट रिकॉग्नाइज दिस ऑल। नहीं जनाब, ये था बेसिक इशू, बाकी सारे सेकेंडरी इश्यूज हैं, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स को देखें पाक अफगान रिलेशन में, तो ओवरऑल अफगानिस्तान इज अ टॉक्सिक मिक्स ऑफ स्टेट कोलैप्स। ये भी पैलेस्टाइन के इशू की तरह इसको देखें। अफगानिस्तान में डोमेस्टिक पर्शियन और पश्तूनों का इशू है। हिस्टोरिकली पश्तून को 40% हैं, वो जो 42-45 बताया जाता है वो गलत है, क्योंकि वहां पे कोई उस तरह से सेंसिस तो हुई नहीं। ये एग्जैजरेटेड है क्योंकि वहाँ के पश्तून वो ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, तो वो ज्यादा बढ़ा के बताते हैं टू जस्टिफाई देयर क्लेम फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि 250 साल से तो कॉन्टिन्यूसली दुरानीज पश्तून चले आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो 60% है उनकी बारी नहीं आई एक तरह से। पश्तून पर्शियन ये अलहदा है, ठीक है। फिर स्टेट कोलैप्स ओवरऑल, ना इंस्टीट्यूशंस बने पिछले 40-50 सालों में, अगर हम देखें 78 के बाद से स्टेट इंस्टीट्यूशन, नेशन बिल्डिंग, बॉम्ब्ड ब्रूज्ड सोसाइटी है। अफगान आर लूजर्स, अफगान इस सारे उसमें जिसमें उनका कसूर ही नहीं, सुपर पावर्स आती हैं मारती हैं, बुरा हाल। एथनिक डिसइंटीग्रेशन की मैंने आपको बात की, सिविल स्ट्राइफ, सिविल वॉर वहां पे 90s में भी रही, अभी भी वैसा ही चल रहा है। एंड देन मल्टी साइडेड इंटरवेंशन, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूएस हो, सोवियत यूनियन हो, रशिया हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, इस सब के साथ that has given the self perpetuation to the war and conflict, ठीक है। and that conflict does not remain within Afghanistan, rather it actually insulates to other, जैसे हमने कहा सिंकियांग चाइना, सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, देन ईरान, देन पाकिस्तान वगैरह वगैरह। और इवन कहा ये जाता है, जैसे पिछले कुछ अरसे से जब से पाकिस्तान ने कहना शुरू किया कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ा, तो वहां से बहुत सारी वॉइसेस कहती हैं कि देखिए हमारे 6-7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर, वो तो नहीं कहते हमारे यहाँ टेररिज्म। भाई जवाब ये कि वो आपके साथ ताल्लुकात उनके कितने। अफगानिस्तान के नॉर्थ में भी अगर कोई बीमार होता तो ये कोयटा कोयटा पेशावर आता है, वो क्यों नहीं लेते आपको उधर। अफगानिस्तान में जो, सॉरी, ईरान में जो अफगानों का हाल है बेचारे रेफ्यूजीज का या जो माइग्रेंट्स का, वो कभी आप यूट्यूब पे चीजें कम अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप देख लें कि वो किस तरह से डील करते हैं, तो ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शायद बंद कर देंगे। हमने बड़ा बेहतरीन अफगान भाइयों को यहाँ पे खिदमत की, उनकी, उन्होंने हमारी खिदमत की। लेकिन ये कहना कि whatever अफगानिस्तान इज सफरिंग इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, दिस इज एस्केपिज्म, ठीक है। तो ये देखने की जरूरत है कि वो लोग इनके साथ कैसे होंगे,
क्योंकि ह्यूमन टोपोग्राफी हमेशा से इस तरफ को रही है, रुझान इस तरफ रहे, ठीक है। तो रात वाले हूं या वो नॉर्थ वाले हूं या साउथ वाले हूं, सारे इसी तरफ को ही आते हैं, ठीक है। तो फिर इस टोपोग्राफी की वजह से, ह्यूमन मूवमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस दोनों मूव करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सॉवरेंटी के इश्यूज हैं। पाकिस्तान कहता है सॉवरेंटी पे आप क्लेम करते हैं बाय कीपिंग टेरिटोरियल क्लेम, जिसको इरेडेंटिज्म कहते हैं। तो अगेन फिर टेररिज्म पे इल्जाम एक दूसरे पे, ठीक है। दाइश, टीटीपी, अलकायदा, तहरीक तालिबान कि जी कौन किसको सपोर्ट करता है। फिर रीजनल कंपटीशन, इंडियन क्वेश्चन, वी हैव ऑलवेज कन्वेड अफगानिस्तान that you do not give space to India because we have serious issues with India. Why are they insistent to keep Indians? ठीक है. If they want to have good relations with India, that every country has the right to have, तो फिर इस रिलेशनशिप की जो नेगेटिव साइड्स है वो भी फिर इंडिया के साथ करें। रेफ्यूजीज हमारे, बाकी सारी चीज इंडिया के साथ। तो their love affair is all directed towards Pakistan. Rather, their hate relationship is directed towards Pakistan. Common क्या है? Enemy common है। फिर lack of political engagement, हम political engage ही नहीं होते। ये एक bad idea है। यूरोप में ये बड़ा अच्छा रहा हिस्टोरिकली, वो political engage करते हैं, कभी ना कभी बात चलती रहती है, कभी ना कभी गुंजाइश निकल आती है। ट्रेड और कनेक्टिविटी में आप जाएं, इश्यूज को बैक बर्नर पे डालें, चीजें सॉल्व हो जाती। फिर वी डू नॉट हैव शेयर्ड इकोनॉमिक विजन के जनाब अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों पीसफुली कोऑपरेट करें, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करें टू द वर्ल्ड, या इवन BRI के साथ भी वो जा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हिस्टोरिकली रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली बातें तो मैंने आपको बता दी। व्हाई इज पाकिस्तान एक्सपेलिंग अफगान माइग्रेंट्स? अच्छा जी, यहाँ पे ये बता दें कि ये क्लियर हो गया अभी आपको, ताकि हमारी क्लास के 10 मिनट बाकी, मैं जल्दी से ख़त्म करूं, अदरवाइज ये क्लास जो है कोलैप्स हो जाएगी। क्लियर? बाकियों yes, को भी क्लियर है? बता दें जल्दी, ऐसे ना 5-7 ही क्लियर और बाकियों को समझना है। अच्छा जी। अच्छा, कुछ एरियाज जो हैं, जाहिर है वो जब मेरे IR के लेक्चर्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं या स्टूडेंट्स, बच्चे तो नहीं, आप लोग मेरे से 2 साल ही छोटे होंगे, तो वहां पे कुछ क्लियर हो जाते हैं। ये तो एक कह लें कि वो क्लास थी, कुछ लोग अभी नए बैच में आना चाह रहे हैं, कुछ के ये एरियाज क्लियर नहीं थे, तो ये इस तरह से एक क्लास रखी हुई है। अच्छा, एक्सप्लेन गुड चॉइस, जो तरीकाकार अच्छा हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। वो अपने घरों को जाएं, ठीक है, अपने वतन जाएं। हमारा जो, हमारी तरफ से जो उन पे इल्ज़ाम है, चलें यहाँ पे अगेन अफगान भाइयों को माइलेज देते हो, तो उनकी भी जान खलासी हो जाएगी इससे। तो अपने अपने घर को सुधारें भाई, यही बेहतर है, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे लिए भी, उनके लिए भी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे जी। हमारे पास आखिरी टॉपिक आज का जो है, हाउ टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स। हाँ, मैक्सिमम मार्क्स जी, मैंने ये बताया आपको, पहले ही बताया है कि जी ये होगा अली। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि आप जनाब, जो मैं वीडियो देख लूं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। पूछा क्या गया, बहुत कुछ सेट हो जाता है। ये पहली ईंट है जो आप लगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, कीवर्ड्स क्या है। यहां से आप स्टार्ट करते हैं कि रेलेवेंट क्या लिखना है, प्रिसाइजली क्या लिखना है, फोकस्ड किस पे करना, फोकस किस पे रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पहले समझें। वो जाहिर है इस पे मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या हो तो कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्लू दे रहा हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट समझें। बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट करके एज एग्जांपल भी स्टडी किया जा सकता था, लेकिन हमारे पास वो मैंडेट नहीं है और टाइम भी नहीं। देन
यूज योर क्रिटिकल लेंस। एफपीएससी कहती है कि जनाब ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं दैट डज नॉट मेक सेंस। और ठीक है, हमारे स्टूडेंट भी हमें लिख के चेक करवाते हैं इवैल्यूएशन। मैंने पिछले 2 महीने में सैकड़ों पेपर, मैं मतलब कहने कि वो ज्यादा झूठ की हद तक नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि कम से कम सैकड़ों मैंने देखे हैं। और उसमें बहुत सारे पेपर जो हैं दैट लैग्ड द सेंस। ठीक है, ओरिजिनलिटी नहीं जो कि एफपीएससी चाहती। लॉजिक तो हो कि आप लिख क्या रहे हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझा और उसको कनेक्ट करने की कोशिश की, क्वेश्चन के साथ रिकंसाइल करने की कोशिश की अपने जवाब के साथ। ठीक है, तो यूज योर क्रिटिकल लेंस के पहले डिटरमिन करें एक्चुअली पूछा क्या गया है, और फिर जनाब आप बात करें कि जी लॉजिकली उसको आंसर कैसे करना विद योर ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन। आपसे आपका अपना पर्सपेक्टिव मांगा जा रहा है, रट्टा नहीं मांगा जा रहा। फिर ब्रिंग योर एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल ये है कि अब आप देखेंगे, मैंने जिस तरह से आपको मिडल ईस्ट पढ़ाया या एक कोशिश की इन ऑर्डर टू मेक सेंस कि ये चीजें किस तरह से, इसी तरह से जाना। जिस तरह से हमने 7 अक्टूबर वाले एक वाक़े की हमने वो एक एग्जाम्पल बना के उसको लिया, इस तरह से आपने जाना है कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, किस लेवल पे बात हो सकती है, सबको लेके चलें। ये एक ग्लोबैलिटी देखें। इश्यूज डू नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन, in vacuum. They have the context, they have actors, they have causal factors, they have intervening factors. So keep in mind, analytical, draw connections between variables, draw connections between involved actors. ठीक है, फिर introduce your conceptual understanding. Even current affair में भी you need to show something कि आप किस होराइजन से देख रहे हैं चीजों को। ऐसा नहीं कुछ भी हाँक दें। मैं आईआर की तो बात नहीं अभी कहता, अगर हम आईआर की अगर हम बात करें तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि आप किस लेंस से देख रहे हैं, किस होराइजन से देख रहे हैं। जिस लेंस से देखेंगे उसके अपने एक्टर्स होंगे, अपने उसकी असम्पशंस होंगी, एंड अकॉर्डिंगली आपने उसको एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि फिर आप ग्लोबैलिटी में ले जाएं, उस थियरी की असम्पशंस को आपने देखना है। और जो लोग आईआर मेरे से पढ़ चुके हैं या जिन्होंने पढ़ना है वो मैं वहां पे सिखा भी दूंगा, जिन्होंने वो सीख लिया है वो जानते हैं कि हम किस तरह से हर हर इशू को, इवन थियरीज के चैप्टर के एंड पे मैंने 10-10 20-20 सवाल सॉल्व करवाए हैं आप लोगों से, जिन लोगों ने पढ़ा। मेरे ख्याल हशाम हमारी क्लास में, हशाम यू कैन लीव अ मैसेज के जी आप तो पढ़ चुके हैं मेरे से, फॉर द अदर्स कि किस तरह से हमने किया। देन यूज योर करंट अफेयर। जैनुल हसन भी पढ़ चुके हैं, चलें। करंट अफेयर अप्रोच। करंट अफेयर क्या है, किस लिए कि थियरी आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देगी और उसमें एविडेंस आप लाएंगे जी एम्पिरिकल। ठीक है, और वो आप जब अपनी करंट अफेयर की तैयारी करते हैं वो वाली अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे यूज करेंगे। यूज योर करंट अफेयर फॉर एम्पिरिकल एविडेंस। हवाइयाँ नहीं होंगी। वट एवर यू क्लेम यू नीड टू गिव एम्पिरिकल एविडेंस टू मेक इट मोर वैलिड। ठीक है, मोर वैलिड। देन अप्लाई सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैबुलरी। टोन लगे कि आईआर का पेपर ना कि करंट अफेयर का। कैसे आएगा ये, प्रैक्टिस करें मोर एंड गेट इट चेक्ड बाय इवैल्यूएटेड बाय योर एल्डर, योर मेंटोर, योर टीचर टू मेक इट परफेक्ट। यही है सारे का सारा। बाकी जिन लोगों ने आईआर अभी ऑप्ट करना, तो फर्स्ट हमारे जो हैं, फर्स्ट कह रहा हूँ, सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही। सैटरडे कौन सी तारीख बनेगी, आज से 3 दिन बाद सैटरडे को हमारी पहली क्लास होगी, आईआर की पहली क्लास। तो आज की क्लास को आप इंट्रोडक्टरी ले लें, जो मर्जी ले लें। तो जो लोग नए हैं उन्होंने देख लिया मेरी मेथड ऑफ टीचिंग और चीज़ों को किस तरह से मैं लेके चलता हूँ।
तो जो लोग विलिंग हैं दे कैन ज्वाइन। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।